सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन, वेलकम टू द गेट स्कूल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा का अगला लेक्चर। अगर सबको वॉइस और वीडियो क्लियर है तो जल्दी से कंफर्म करो, ठीक है। पक्का दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है सभी लोगों को? चलो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। क्लास क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जो लोग पूछ रहे हैं अभी भी कि सर क्या क्लास स्टार्ट हो गई, भाई क्लास स्टार्ट हो गई। जल्दी जल्दी से सभी लोग अपनी अटेंडेंस दर्ज करा दो, प्रेजेंट सर लिख के, ठीक है। और ये भी बता दो कि कल आप लोगों ने क्या किया, पढ़ाई लिखाई करी, रिवाइज किया कल का जो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रखा था रैंक से रिलेटेड, ठीक है। अपने डिवाइस की आवाज़ बढ़ा लो यार, ठीक है। ये क्या बात हुई यार, अपने जो आपके पास डिवाइस है उसकी आवाज़ बढ़ाओ। सर कहाँ से आवाज़ बढ़ा देंगे? प्रेजेंट, बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि कल हम लोगों ने रैंक के कुछ क्वेश्चंस किए थे। रैंक की बेसिक प्रॉपर्टी हम लोगों ने करी थी और उस प्रॉपर्टी से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करना चाह रहे थे, है ना। ठीक है, चलो तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलो आज का सेशन, अच्छा, जो स्पेशल क्लास में डीपीपी सेशन चल रहा है वो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? या बस उसका लिंक उठा उठा के सेव कर ले रहे हो कि हाँ सर सुकून मिल रहा है, काफ़ी क्लासेस आप लगा दे रहे हो, बाद में कर लेंगे। भाई बाद में कुछ नहीं होता, ठीक है। अभी जो क्लास करनी है वो क्लास अभी खत्म करके अभी सब कुछ करके निपटा दो सारी चीज़ें, समझ गए। सिर्फ पीवाईक्यू लगाने वाला काम बचना चाहिए, उसके अलावा कोई काम नहीं बचना चाहिए। चलो परफेक्ट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा, और हेडिंग आप लोग देख रहे होगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स टाइप की कुछ हेडिंग डाली हुई है। भाई ये लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर्स अचानक से कहाँ से आ गया, इसकी बात करेंगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग बहुत सिंपल डिस्कशन है। अगर रैंक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो आज का जो डिस्कशन होगा ना, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलो लेक्चर नंबर 9 अपना ये है। शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है विशाल सोनी। मैंने ऑल इंडिया रैंक 98 हासिल करी थी ईएससी 2014 में। ईएससी 2015 में मेरी रैंक 25 थी। इसके अलावा बहुत सारे पीएसयूज मैंने क्वालिफाई किए हुए, 9+ ईयर से टीचिंग कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, बहुत सारे बच्चे अंडर 100 रैंक लेके आए और अनअकैडमी प्लस पे। तो रिकॉर्ड है ये हाईएस्ट वॉच मिनट्स का, क्योंकि बच्चे पसंद करते हैं, उनको अच्छा लगता है पढ़ना और पढ़ के रिजल्ट भी आता है। इस बात से मुझे काफ़ी खुशी मिलती है, ठीक है। ज़्यादा लोगों को किसको किसको वॉइस का इशू आ रहा है? मैं ना कुछ क्वेश्चंस में रखता हूँ, ठीक है। इन क्वेश्चंस को जरा ध्यानपूर्वक पढ़िए और इनका हम लोग आंसर करने की कोशिश करते हैं। इस मॉडल का एक क्वेश्चन मैंने कल जाते जाते आपको कराया था, हालांकि उस टाइम पे टाइम ओवर हो गया था। तो मैं आपको ज़्यादा और क्वेश्चंस तो नहीं करवा पाया कल, बट अब आप ये क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, ठीक है। ऑप्शन भी दिया क्या इसमें? नहीं, ऑप्शन नहीं दिया, सिर्फ ये पूछा है कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। बोल रहा है ए जो है एक मैट्रिक्स है, एन 4x4 का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। बी जो है 4x4 का मैट्रिक्स है, इसकी रैंक 3 दे रखी है। सी जो है 4x4 का मैट्रिक्स है और सी भी नॉन सिंगुलर इन नेचर है। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है यार, एक बार सभी लोग कैलकुलेट करके बता दो, ठीक है। गलत मत करना, गलत मत करना भाई साहब, ठीक है। यार बोला था गलत मत करना, गलत क्यों बता रहे हो आंसर आप लोग? बहुत ही बढ़िया, 9999, शानदार, बहुत ही सही। सभी लोगों ने मुझे लगता है कि ठीक ठीक आंसर देने की कोशिश करी हुई है। जरा एक बार यार जल्दी से इसको देखो और बताओ। अगर आपका जो ए वाला मैट्रिक्स है, अगर आपका जो ए वाला मैट्रिक्स है, ठीक है, ये वाला जो मैट्रिक्स आपका है, अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि इसका डिटरमिनेंट तो कभी जीरो नहीं हो सकता। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो सकता। 4x4 का हाईएस्ट ऑर्डर माइनर कितने का हो जाएगा? 4x4 का, है ना। हाईएस्ट ऑर्डर माइनर अगर नॉन जीरो है तो क्या इसकी रैंक 4 आ जाएगी? इसमें कोई दो राय नहीं है किसी को। इसमें जरा देखने की कोशिश करिए। ये बोल रहा है बी जो है ये 4x4 का मैट्रिक्स है, मगर इसकी जो रैंक है वो 3 है। जरा ध्यान दीजिएगा इस बात पे। क्वेश्चन में बोल रहा है बी जो है वो 4x4 का मैट्रिक्स है, मगर इसकी रैंक उसने 3 मेंशन कर रखी है। यानी कि आप ऐसा बोल सकते थे बी हमारा एक n×n का मैट्रिक्स है, मगर इसकी रैंक इसने मेंशन कर रखी थी n-1, है ना। तो आप मुझे बता सकते थे यहाँ से एडजॉइंट ऑफ बी की रैंक कितनी आ जाती? फटाफट सभी लोग बताने की कोशिश करो, एडजॉइंट ऑफ बी की रैंक यहाँ से कितनी आती? बोलो। 1।
परफेक्ट। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ बी आपको कितना मिल जाता, 1 मिल जाता। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, समझ में आ रहा है सारी बातें। भाई 4x4 का मैट्रिक्स है, इसकी रैंक 3 है, यानी कि अगर हम इसको n क्रॉस n का माने तो इसकी रैंक n-1 है, यानी एडजॉइंट ऑफ बी की रैंक n हो जाएगी। जरा यहाँ से बताओ, ये जो c आपको दे रखा है इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 4। अगर इसकी रैंक 4 है तो रैंक ऑफ c इंटू सी ट्रांसपोज भी कितनी हो जानी चाहिए थी, 4। तीनों को आइए जोड़ देते हैं, ये था 4, ये था 1, ये था 4। आंसर यहाँ से कितना निकल के आ गया, 9। आया सभी का, कितने लोगों का आ गया था, ईमानदारी से बताना कि सर आपके करने से पहले हम ये सब कर करा के बैठे हुए थे, बस वेट कर रहे थे कि सही है कि गलत है। हो गया था ना सभी से। तो यार ये कंसेप्चुअल चीजें अगर आप पिकअप कर पा रहे हो रैंक की प्रॉपर्टी से ना, तो बेसिक रैंक की कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो, है ना। बाकी उनसे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं उनको भी आपको रिलेट करना भाई साहब आना चाहिए। चलिए जरा ये क्वेश्चन देखिए, इसमें ना ऑप्शंस दे रखे हैं अगली स्लाइड पे, तो कैसे करें इसको ऑप्शंस तो यहीं पे लिखना पड़ेगा तभी आप लोग कर पाओगे। चलो मैं ऑप्शंस साइड में लिखता हूँ, ठीक है, ये नीचे मैं लिख देता हूँ ऑप्शंस, नीचे ही लिखना चाहिए था इसको, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तब तक आप लोग ये डेटा पढ़ो, डेटा पढ़ो यार फटाफट सभी लोग। फर्स्ट वाले में बोल रहा है एडजॉइंट ऑफ ए इज नल मैट्रिक्स, ठीक है, ये आपको ए ऑप्शन में दिया है। बी ऑप्शन में क्या दे रहा है, बी ऑप्शन में दे रहा है रैंक ए रैंक बी सी एडजॉइंट ऑफ सी इक्वल टू 3। अरे रैंक बी प्लस रैंक सी प्लस रैंक एडजॉइंट ऑफ सी इक्वल टू 3 बोल रहा है, ठीक है। सी ऑप्शन में बोल रहा है रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू 5, और डी ऑप्शन में बोल रहा है रैंक ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 5, ठीक है, ये बोला गया। चलिए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप सभी लोग, अपना दिमाग एक बार लगाइए, बस क्वेश्चन पढ़ने की देर है ना, क्वेश्चन पढ़ने की देर है यार। अगर आपने क्लास में सिर्फ मेरी बातें भी ध्यान से सुनी होंगी ना, तो स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते आपको नजर आ जाना चाहिए कि यार क्या क्या इसमें चीजें हो रही हैं या फिर क्या क्या डेटा क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। सही दिख रहा है स्क्रीन पे, ए बी सी डी का कलर चेंज कर देता हूँ, मिक्स हो जा रहा है, ठीक है, ए बी सी डी। तो ये ऑप्शन ए हो गया, ये ऑप्शन बी हो गया, ये ऑप्शन सी हो गया, ये ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। बताइए, पढ़ लो क्वेश्चन पढ़ लो। एक तो बोल रहा है एडजॉइंट ऑफ ए इज अ नल मैट्रिक्स, ए ऑप्शन बोल रहा है, फिर बोल रहा है रैंक ऑफ बी रैंक ऑफ सी रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ सी 3 होना चाहिए, रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज 5 होना चाहिए, रैंक ऑफ ए इनवर्स 5 होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन में दे रखा है। क्या बोल रहे हो आप लोग, एसी एसी डी भी कोई बोल रहा है, डी भी सही है, अच्छा ठीक है, चेक करते एक एक करके। कुछ लोग बोल रहे हैं बी और डी सही है सर, ए और सी तो गलत है, ठीक है, चलो चलो ठीक है। अब यहाँ पे फोकस करो, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप मुझे बताने की कोशिश करिए कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, है ना। ये स्टेटमेंट पढ़ो, पहला वाला फर्स्ट वाला स्टेटमेंट पढ़ो। बोल रहा है ए आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 8x8 है ना। मतलब कि अगर मैं ए को मान लूँ n×n, है ना, तो इस लिहाज से क्या क्वेश्चन में जो इसकी रैंक दे रखी है वो n-3 दे रखी है, बोलिए हाँ या नहीं। तो अगर मुझसे कोई पूछता कि व्हाट इज रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो बताओ क्या इसका आंसर 0 होता, आप बोलते जी हाँ। किसी भी मैट्रिक्स का अगर रैंक 0 आ रहा है तो एक ही पॉसिबिलिटी में तो रैंक उसका 0 आ सकता है कि जब वो खुद नल मैट्रिक्स हो। भाई अगर ये मैट्रिक्स 8x8 का है और इसकी रैंक n-3 है, यानी कि इसकी रैंक n-2 या उससे कम है, यानी कि रैंक ऑफ एडजॉइंट है 0 आ गया। किसी मैट्रिक्स की रैंक 0 आने का मतलब है कि वो नल मैट्रिक्स हुआ, तभी तो 0 आ सकती है ना यार, अदरवाइज कैसे 0 आएगी। विच मीन्स ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि ए ऑप्शन सर बिल्कुल सही था, ये तो हमने भी कर लिया था। डन है सभी का ए ऑप्शन, चलिए बहुत बढ़िया। अब एक बार बी वाले ऑप्शन पे फोकस करते हैं। अच्छा एक चीज कोई मुझे बता सकता है क्या कि अगर ए जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स 8x8 का है और इसकी रैंक 5 है, तो क्या ये पक्की बात होगी कि इसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। भाई अगर इसका रैंक 5 है
तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर माइनर 8x8 का 0 होना चाहिए, सारे 7x7 के माइनर 0 होंगे, सारे 6x6 के माइनर 0 होंगे, और 5x5 का कम से कम एक माइनर नॉन जीरो होगा। हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वॉट एवर, है ना। अगर इसकी रैंक 5 है, इसका मतलब 8x8 का जो हाईएस्ट माइनर होना चाहिए, 8x8 खुद हो जाएगा हाईएस्ट माइनर, तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सारे के सारे 7x7 के माइनर 0 होने चाहिए, सारे के सारे 6x6 के माइनर 0 होने चाहिए, है ना। और 5x5 का कम से कम एक माइनर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। बहुत ही शानदार सिद्धांत बोल रहे हैं कि सर अगर इसको हम लोग समहाउ रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते तो यहाँ पे हमको स्ट्रिक्टली एंड स्ट्रिक्टली 3 जीरो रोज देखने को मिलती है, मतलब इसकी नलिटी 3 होती है। ये भी बिल्कुल पक्की बात है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। चलिए खैर, तो इस बात से मुझे बताइए कि क्या डी ऑप्शन इमीडिएटली रॉन्ग हो जाता है। अगर अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है तो उसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना भाई साहब। तो अगर इसका इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट है तो इसकी रैंक की चर्चा करना तो बेमानी हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब डी ऑप्शन तो अपने आप स्ट्रेट अवे गलत हो गया। तो जो लोग डी ऑप्शन सही बता रहे थे, एक बार ये जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया, इस एक्सप्लेनेशन से आप बताइए क्या आप अग्री करते हैं। आई थिंक ये शायद आपने थोड़ा सा मिसकैलकुलेट कर लिया होगा, तो आपने डी बी सही बता दिया होगा। खैर, दूसरी चीज बताइए, अगर ए की रैंक 5 है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज की तो एंड इन डे 5 हो जाएगी। तो सी ऑप्शन में तो वैसे भी कोई डाउट नहीं है, मतलब कि ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन को टिक करने के लिए पहला स्टेटमेंट ही काफी है। फर्स्ट स्टेटमेंट से ही आपने ए सी डी ऑप्शन को सही सही टिक कर लिया। इज इट मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन? आप बोलोगे जी सर। चलो ठीक है, अब बी वाले को पढ़ना शुरू करते हैं। बी वाले में देखो क्या बोल रहा है। बी बोल रहा है बी इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x3, ठीक है। ऑल्सो बी हैज ऑल माइनर्स ऑफ 3x3 एज 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब बी की रैंक कभी 3 नहीं हो सकती। एंड 2 माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2x2 इज नॉन जीरो। मुझे बताइए, 2 माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2x2 इज नॉन जीरो में अगर एक माइनर भी 2x2 का नॉन जीरो मिलता है तो भी क्या अपना काम चल जाता, तो भी काम चल जाता है ना। इसने 2 दे दिया, थोड़ा सा दानी टाइप का आदमी है, बट हमें एक भी मिलता तो हम काम चला लेते। इसका मतलब यहाँ से हम ये कहना चाहते हैं कि जो रैंक ऑफ बी है वो 2 हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम एज सच है नहीं। जरा यहाँ से देख के बताइए, बोल रहा है सी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 हैविंग रैंक 3, मतलब सी वाला जो मैट्रिक्स था वो n क्रॉस n था, इसकी रैंक भाई साहब n थी, तो जो इसका एडजॉइंट आएगा मुझे बताओ उसकी रैंक कितनी हो जाएगी, क्या वो भी आपका n हो जाएगी? ठीक है, करेक्ट है। तो अब इन तीनों को आइए ऐड करते हैं। रैंक ऑफ बी यहाँ से कितनी मिल रही है हमको, 2 मिल रही है। रैंक ऑफ सी हम लोगों को कितनी मिल जा रही है, 3 मिल रही है। रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ सी कितनी मिल जा रही है, ये भी 3 मिल रही है। तो एक्चुअली ये वैल्यू हमको 7 मिलनी चाहिए, मतलब बी ऑप्शन गलत है ना। समझ गए मेरी बात को? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? किसी भी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बट अगर आपने क्लासेस वगैरह ढंग से अटेंड करी हुई हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी इजीली आप लोगों ने इसका आंसर कर लिया होगा, है ना। हाँ, 3 3 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, वो तो मैं टेस्ट कर रहा था कि आप लोग ध्यान से स्क्रीन पे देखते भी हो कि नहीं देखते हो, या ऊपर नीचे देखते रहते हो, या बगल में कोई और यूट्यूब चैनल खोल रखा है। मस्त एक वेब सीरीज भी निपट जा रही है सर, मैथ्स की क्लास भी हो जा रही है। तो इस बात से साबित होता है कि आप लोग काफ़ी फोकस से पढ़ रहे हो। चलो, एक प्राणी बोल रहा है कि सर आप झूठ, भाई मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ, ठीक है। हालांकि ये खुद एक झूठ है, मगर जिसको भी आप गुरु मानते हो उस पर सच्चा विश्वास करिए और उसकी हर बात को फॉलो करने की कोशिश करिए, ठीक है। गुरु का मतलब होता है कि आपको ब्लाइंड फेथ करना होता है गुरु के ऊपर, ओके। चलो आगे बढ़े, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही कर लें यार, ए ऑप्शन सही कर लेते हैं, सी ऑप्शन सही कर लेते हैं, बी और डी तो गलत हो जाएंगे। इसी मॉडल का एक सवाल और करोगे? चलो एक सवाल इसी मॉडल का और कर लो, फिर आपको एक नई चीज सिखाता हूँ, ठीक है। फिर रैंक का एप्लीकेशन आपको सिखाता हूँ। इसी मॉडल का एक सवाल मुझे और करके दिखा दो, फिर मैं आपको ना रैंक का एप्लीकेशन सिखाता हूँ। बहुत मजा आएगा रैंक का एप्लीकेशन सीखने में, ठीक है। काफी मजेदार है रैंक का जो एप्लीकेशन। थर्ड, चलो पुराने जमाने में तो क्या होता था यार, गुरु जो है गुरु दक्षिणा मांगता था कि भाई मैंने तुमको सिखा दिया, लो गुरु दक्षिणा दो।
यहाँ पे एक स्लाइड में मैं आपको बताने लगता हूँ कि भाई ये चीज़ है, इसको आप अवेल कर सकते हो, आप लोग बोलते हो अरे सर ये क्या हो गया, हंगामा काट देते हो आप लोग। चलो इसका आंसर बताओ। तो अब ना तो वैसे शिष्य रहे और ना तो वो परंपरा रही भाई, तो क्या कर सकते हैं। आंसर कितना आंसर आ रहा है तीनों को जोड़ने पे? दो आ रहा है। क्या दे रखा है? कॉलम मैट्रिक्स का 8x1 कर लो यार, ये मिसप्रिंट है ठीक है। टाइपिस्ट भी आपकी तरह और मेरी तरह एक इंसान होता है, उससे भी गलती हो सकती है ठीक है। 8x1, 8x1 है वो। हाईएस्ट ऑर्डर माइनर वेयर ऑर्डर ऑफ सी इज रो ऑफ एडजॉइंट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। A is a square matrix having all the element as 9. Perfect. B is a column matrix order 8x1. C is the square matrix having highest order minor non-zero where order of C is row of adjoint of A. बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है ये। अब ऑर्डर आप समझिए ना, ऑर्डर तो आपको समझना है ना, इसने बोला हुआ है। डन है सभी का, सभी ने दिमाग लगा लिया। अब ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखने में। जरा अब सारी नजरें यहाँ पर रखिए और एक एक चीजों पे आप अग्री करने की कोशिश करिए ठीक है। एक एक चीजों पे आप अग्री करने की कोशिश करिए। देखिएगा सभी लोग ध्यान से, क्वेश्चन में पूछ रहा है रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, रैंक ऑफ बी और रैंक ऑफ सी, ये तीन चीजें हमसे पूछना चाहता है ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है ए हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें कि सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे 9 है। चलो ठीक है, तो ए का उसने ऑर्डर तो मेंशन नहीं किया। सपोज ए अगर हमारा 2x2 का मैट्रिक्स होता है ना, सपोज चलो 1x1 से स्टार्ट करते हैं। सपोज ए हमारा 1x1 का मैट्रिक्स होता, तो बता सकते हो इसकी रैंक कितनी होती? बोलो। अरे भाई अगर सारे के सारे एलिमेंट 9 है तो रैंक कितनी हो जाएगी? 4x4। तो आप बोलोगे सर रैंक तो 1 ही रहेगी, है ना। यहाँ पर आप एक ही रैंक कैलकुलेट करेंगे 1, यहाँ पर आप एक ही रैंक कैलकुलेट करेंगे ये भी 1, यहाँ पर आप एक ही रैंक कैलकुलेट करेंगे ये भी 1, यहाँ पर भी आप रैंक ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे ये भी 1। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम इसमें होनी चाहिए। यहाँ पर जो रैंक है वो n के बराबर है, यहाँ पर जो रैंक है वो n-1 के बराबर है, यहाँ पर जो रैंक है वो n-2 के बराबर है, यहाँ पर जो रैंक है वो n-3 के बराबर है। तो अगर इन सारे पर्सपेक्टिव्स में मैं रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की बात करूं, तो कितने लोग अग्री करते हैं कि सर रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए तो यहाँ पर वेरी करेगी। रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए तो डिपेंड करेगा कि आपने ए वाली जो मैट्रिक्स ले रखी है उसका ऑर्डर कितना है। सपोज अगर ए वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर 1x1 है, तब तो एडजॉइंट ऑफ ए की रैंक भी 1 हो जाएगी इस केस में, है ना। इस केस में अगर ये n-1 है, यहाँ पर भी 1 हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। सबसे पहले तो जो पहला स्टेटमेंट दे रखा है मैंने उसको प्रॉपरली डिकोड किया, चेक करके बताइए। बोलते जाओ भाई साहब, हम सभी लोग इस बात पे एग्री कर सकते हैं। फिर से स्टेटमेंट पढ़िए फर्स्ट वाला, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स एज 9। उसने ए का कोई ऑर्डर नहीं मेंशन किया था, तो अगर ये 1x1 का होता तो इसकी रैंक 1 हो जाती, मतलब n के बराबर, तो इसकी रैंक भी n हो जाती। इवेंचुअली n यहाँ पर 1 था। अगर ये 2x2 का मैट्रिक्स होता तो इसकी रैंक n-1 थी। अगर a की रैंक n-1 है तो एडजॉइंट की तो 1 ही होने वाली थी, तो ये 1 हो गई। अगर इसकी रैंक n-2 है, n यहाँ पर 3x3 था, 1 का मतलब n-2, तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए 0 हो जाता। अगर ये 4x4 का मैट्रिक्स होता तो ये n-3 रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए 0 हो जाता। यानी कि जो रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए है, मुझे बताइए कि क्या वो या तो 1 हो सकता है या तो 0 हो सकता है। सभी लोग बताएंगे 2x2 में 0 कैसे हो जाएगा? 2x2 मैट्रिक्स अगर लोगे तो रैंक ऑफ ए 1 हुआ, 1 का मतलब n-1। अगर कोई मैट्रिक्स आपका n×n का है और अगर उसका रैंक n-1 है तो एडजॉइंट ऑफ ए की रैंक कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। समझ गए ना मेरी बात को? ठीक है, तो अब फर्स्ट वाले स्टेटमेंट के बाद तो हम ओपन एंडेड स्टेटमेंट पे खड़े हुए हैं, ठीक है। ओपन एंडेड स्टेटमेंट पे खड़े हुए कि रैंक 1 भी हो सकती है एडजॉइंट ऑफ ए की, 0 भी हो सकती है। अब इन दोनों में से कौन सा चूज करना है, आइए आगे स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, शायद उसके बारे में कोई क्लैरिटी दे रखी हो। फर्स्ट स्टेटमेंट हमने प्रोसेस कर लिया, पहले तो बताओ फर्स्ट स्टेटमेंट में किसी को कोई दिक्कत, जल्दी से नो 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 यस यस कर दो जिसको भी क्लैरिटी मिल गई है।
फिर मैं सेकंड पे आता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको टाइम दिया। ठीक है, सभी को क्लियर है ये? परफेक्ट। मैंने बोला ना, अब देखो यहाँ पे ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ। इसका बताओ, बोल रहा है बी इज ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 8x1। मुझे बताओ, अगर इसने कॉलम मैट्रिक्स मेंशन किया हुआ है तो इसकी रैंक कितनी होनी चाहिए थी? 1 ही मान के चलेंगे हम लोग, है ना। आप यहाँ पे ये डिबेट नहीं कर सकते सर यहाँ पे नल या नॉन नल तो मेंशन नहीं किया। देखिए, अगर कहीं पे नल मेंशन करेगा तभी नल लेना है। अगर इसने मेंशन किया बी इज ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 8x1, तो वो ऑब्वियस है कि ये नॉन नल मैट्रिक्स की ही बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे आप मत बोलना कि सर कॉलम मैट्रिक्स तो नल भी हो सकती थी। नल कहीं पर लिखा नहीं है, जब तक नल लिखा नहीं जाएगा हम अपनी तरफ से नल नहीं मानेंगे, हम उसको नॉन नल मैट्रिक्स मान के चलेंगे, ये 1 हो जाएगा। अब देखो थर्ड स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड में क्या बोल रहा है? सी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग हाईएस्ट ऑर्डर माइनर एज नॉन जीरो। मतलब उसने ये बोल दिया कि सी में जो भी हाईएस्ट ऑर्डर माइनर है वो नॉन जीरो होगा, बट उसने बोला कि जो सी का ऑर्डर है वो एडजॉइंट ऑफ ए डिफाइन करेगा। एडजॉइंट ऑफ ए की दो पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास आ रही थी। एक एडजॉइंट ऑफ ए की पॉसिबल वैल्यू थी 0 और एक एडजॉइंट ऑफ ए की पॉसिबल वैल्यू थी 1। मुझे बताइए, अगर सी का ऑर्डर हमको मेंशन करना है एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 0x0 हो सकता है? अरे भाई, इसने बोल रखा है सी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग हाईएस्ट ऑर्डर माइनर एज नॉन जीरो। चलो ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाईएस्ट ऑर्डर माइनर नॉन जीरो बोल रहा है, यानी कि अगर इसका ऑर्डर n×n होगा तो इसकी रैंक n हो जाएगी। अगर इसका ऑर्डर 3×3 होगा तो इसकी रैंक 3 हो जाएगी। अगर इसका ऑर्डर 4×4 होगा तो इसकी रैंक 4 हो जाएगी। दैट इज फाइन। बट ये बोल रहा है कि जो सी की रैंक है वो एडजॉइंट ऑफ ए की रैंक के बराबर है। तो एडजॉइंट ऑफ ए की जो रैंक आ रही थी वो या तो 0 थी या तो 1 थी। आप मुझे बताइए कि सी का जो ऑर्डर है क्या कभी 0×0 हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी कि आप मुझे बताइए एडजॉइंट ऑफ ए की आप कौन सी वैल्यू चूज करना पसंद करोगे, 0 या फिर 1? तो आप बोलोगे कि सर देखिए, अगर इसने खुद बोल दिया है कि जो सी का ऑर्डर है वो रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर है, तो 110% हमको इसका ऑर्डर 1×1 ही लेके चलना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात को? तो क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट्स आपस में काफी इंटरनली कनेक्टेड थे? एब्सोल्युटली, है ना, एब्सोल्युटली। तो ये गलत हो जाएगा, इसको हम लोग सही मान लेंगे। और यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि अच्छा सी जो है 1×1 का मैट्रिक्स था और इसमें हाईएस्ट ऑर्डर माइनर भी 1×1 था, नॉन जीरो था, तो सी का रैंक यहाँ से आपको मिल जाता 1। तो इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू भी 1, तो आंसर आ जाता 3। है ना अच्छा क्वेश्चन? हाँ, काफी सारे लोगों ने सही आंसर दिया था, बट ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलो, जिन लोगों को नहीं समझ में आया एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ, है। हालांकि यूट्यूब इससे नाराज हो जाएगा, ठीक है, देख रहा होगा बैठ के कि भाई बिलियन डॉलर खर्च करने के बाद लोग बोल रहे हैं सर रिपीट, तो यार इसका कोई मतलब है नहीं। खैर मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ, जल्दी से सुन लो, ठीक है, जल्दी से सुन लो। हाँ, जल्दी से सुन लो। देखो, पहले में बोल रहा है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स एज 9। बताइए क्या ए का ऑर्डर यहाँ पर मेंशन किया है? ए 1×1 है, 2×2 है, 3×3 है, 4×4 है? कुछ मेंशन नहीं किया। तो हम सारी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करेंगे। अगर बताइए ए आपका 1×1 है और इसकी रैंक इसने 1 मेंशन कर रखी है। 1 कैसे हो गई? क्योंकि सारे एलिमेंट सेम है। कल मैंने आपको एक रैंक की प्रॉपर्टी बताई थी, किसी भी मैट्रिक्स में अगर सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, उसकी रैंक हमेशा कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर सपोज ये मैट्रिक्स होगी, इसमें ऐसे 9 करके लिखा होगा, समझ गए ना, तो इसकी रैंक 1 हो जाएगी। यहाँ वाली जो मैट्रिक्स होगी उसमें सिर्फ ऐसे 9 मेंशनड होगा। यहाँ पे 3×3 में 9, यहाँ पे 4×4 में सबकी रैंक 1 आने वाली है। ठीक है, यहाँ पर देखो इसकी जो रैंक आ रही है क्या वो 1 के बराबर है? ये n×n आपका मेंशन किया है, ठीक है, ये n×n आपका मेंशन किया है। तो पहले तो यार प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए ना, कि अगर किसी n×n मैट्रिक्स की रैंक n है तो उसके एडजॉइंट ऑफ ए की रैंक कितनी हो जाती है? n। अगर किसी मैट्रिक्स ए की रैंक n-1 है तो उसके एडजॉइंट ऑफ ए की रैंक कितनी हो जाती है? 1। और अगर किसी मैट्रिक्स ए की रैंक n-2 या उससे कम है तो उसके एडजॉइंट की रैंक कितनी हो जाती है? 0। तो यहाँ से रिलेट करिए, ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसकी रैंक आ गई n, तो एडजॉइंट ऑफ ए की रैंक भी कितनी हो जाएगी? n। यहाँ से देखो इसकी रैंक आ गई 1, 1 का मतलब n यहाँ पे था 2×2, तो ये हो गया n-1, तो एडजॉइंट ऑफ ए की रैंक कितनी हो जाएगी? 1। किसी मैट्रिक्स का अगर रैंक n-1 होता है तो एडजॉइंट की रैंक सीधे 1 हो जाती है। यहाँ से देखो 3×3 है,
है, रैंक तो इसकी 1 ही आने वाली है क्योंकि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स 9 है। तो यहाँ से 1 का मतलब हो गया n-2, क्योंकि n यहाँ पर 3 है तो एडजॉइंट ऑफ ए की रैंक आ जाएगी 0। तो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से डिबेट ये थी कि एडजॉइंट ऑफ ए की रैंक हम 1 लेके चलें या 0 लेके चलें, तो मैंने ओपन एंडेड छोड़ के बाकी स्टेटमेंट्स को पढ़ना बेहतर समझा। बी वाले ऑप्शंस को जो हमने देखा तो हमने पाया बी एक कॉलम मैट्रिक्स था जिसका ऑर्डर 8x1 था, इसकी रैंक 1 हो जाएगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं। सी में बोल रहा था सी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एडजॉइंट ऑफ ए के रैंक के बराबर है। अब एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू या तो 1 थी या तो 0। अगर सी का मुझे ऑर्डर डिफाइन करना है तो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 0x0 तो नहीं हो सकता, मिनिमम 1x1 हो सकता है। इस वजह से हम लोगों ने रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए को कितना चूज करा, 1। अब समझ गए? अब भी अगर समझ में नहीं आया तो देखो दोबारा रिपीट पे, और क्या करोगे। ठीक है, चलो तो बताओ, इसी के साथ साथ रैंक के प्रॉपर्टी रिलेटेड काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। अब बताओ आज की थ्योरी स्टार्ट करी जाए। रैंक का एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन देखना चाहोगे आप लोग, बोलो। नहीं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, उसके लिए आपको च्यवनप्राश खरीदना पड़ेगा और उसको खाना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, उससे कुछ होता नहीं है, बस दिमाग में एक सूडो इफेक्ट जाता है कि भाई दिमाग हमारा तेज तेज हो रहा है, समझ गए। अब कई कई लोग तो क्या करते हैं कि एक डब्बा च्यवनप्राश लेके आते हैं, एक ही दिन में निपटा देते हैं, एक ही दिन में उसको निपटा देते हैं। तो दो चीज़ें उससे खराब हो जाती हैं, एक तो दिमाग, दूसरा पेट। तो उसके बाद फिर वो एक आधे हफ्ते तक पढ़ नहीं पाते, फिर बोलते सर आपने बोला था च्यवनप्राश खाने को, हमारी तो एक हफ्ते तक पढ़ाई ब्रेक हो गई, अब बताइए क्या करें। तो भाई उसको एक एक चम्मच करके खाना होता है, समझे, एक एक चम्मच करके खाना होता है, थोड़ा थोड़ा निपटा दोगे एक ही दिन में तो निपट तो जाओगे ही ना। चलिए खैर, आइए रैंक का एक शानदार एप्लीकेशन आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा आपको इसका एप्लीकेशन पढ़ने में। सपोज आपके पास, अब ध्यान से सुनना यहाँ पे है ना, सपोज आपके पास कोई m×n का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो आप में से कितने लोग ऐसे हो जो उसकी रैंक निकाल सकते हो, बताना जरा। कोई भी मैट्रिक्स में दे दूं, मेरा मन, मैं कोई भी एलिमेंट उसमें डाल के दे दूं, आप मुझे बताइए क्या आप उसकी रैंक कैलकुलेट कर सकते हो। आप बोलोगे हाँ सर उसकी रैंक कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरा देखिए, अगर हमारे पास कोई m×n का मैट्रिक्स है और सपोज मैंने उसकी रैंक कैलकुलेट करी, उसकी रैंक r आ गई, तो r असल में क्या रिप्रेजेंट करता है, r रिप्रेजेंट करता है कि इस मैट्रिक्स में कितने ऐसे रोज हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कितने ऐसे रोज प्रेजेंट हैं जिनको आप बाकी रोज के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, यानी कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट। एक रो हमने उठाया और बोल दिया कि भाई ये जो रो है ना, ये किसी भी बचे हुए रो के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। सपोज मैंने बोल दिया R1 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो आप R2 और R3 में कोई भी स्केलिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करके ना R1 को रीजनरेट कर ही नहीं सकते हो, समझ गए, वो इंडिपेंडेंट है। वो बोल रहा है कि भाई कोई भी स्केलिंग फैक्टर आप उठा लो दुनिया का और मल्टीप्लाई कर लो R2 और R3 में, आप R1 कभी जनरेट नहीं कर पाओगे, समझे मेरी बात को, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक R आती है तो वो आपको ये भी जानकारी देता है कि कितने कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। यानी कि अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर रैंक अगर R आ गई तो क्या R रोज भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, एब्सोल्युटली, और क्या R कॉलम्स भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे और नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है। R का मतलब हो गया नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एट द सेम टाइम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स। समझे मेरी बात को, ठीक है, सिंपल सी भाषा में समझना, अभी कोई टेक्निकल वर्ड यूज ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आसान भाषा में समझा रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, आप उसकी रैंक निकालो, रैंक सिंपली आपको बता देगी कि भाई उसमें कितने रोज ऐसे हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट। समझे मेरी बात को, ठीक है। आइए जरा कुछ कुछ आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ ना, तो आप यहाँ से थोड़ा और रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। पहले तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन सिखाता हूँ, पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन सिखाता हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है ना, थोड़ा डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आजकल एग्जाम में डायमेंशन, सबस्पेस, बेसिस, इन पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं भाई हर ब्रांच में।
और वो क्वेश्चंस आप अच्छे से तभी लगा सकते हो जब ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। मतलब वगैरह सब बता रहा हूँ, अभी सुनते रहो, ठीक है? अभी अपना दिमाग मत लगाओ। और मैं बार बार बोलता हूँ यार, जो चीज़ है नहीं उसको क्यों लगा रहे हो जबरदस्ती, मत लगाओ ना उसको। ये देखो, आ जाओ इधर। देखो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, मेरे पास भी दिमाग नहीं, किसी के पास नहीं। अगर दिमाग होता तो हम लोग कुछ डिस्कवर कर रहे होते जिंदगी में, है ना? पढ़ा थोड़ी रहे होते। तो दिमाग होता है साइंटिस्ट लोगों के पास, या जो लोग नोबेल वोबेल जीते हैं। हम लोग तो यार साधारण लोग हैं, तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4 देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका आप ऑर्डर बताइए कितना है। ऑर्डर इसका हो जाएगा 3x4, है ना? सपोज सपोज उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि इस रैंक का नाम रख लें, ए रख देते हैं, ठीक है? इसका नाम हमने ए रख दिया। चलिए, मैंने यहाँ पर आपको ऐसे ही दे दिया कि भाई इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 3 है, ठीक है? ऑब्वियसली मैक्सिमम रैंक इसकी 3 ही हो सकती है, मैंने ये दे दिया ना, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन। ओके, यहाँ से कंक्लूजन्स क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? क्या क्या कंक्लूजन्स यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, ज़रा आप लोग देखिए और बताइए क्या कंक्लूजन्स लिखा जा सकता है, बताओ। तो आप बोलोगे सर देखिए, अगर इसकी रैंक 3 है तो ये रही पहली रो, ये रही दूसरी रो, और ये रही तीसरी रो, है ना? अगर रैंक 3 है तो मैं आंख बंद करके बता सकता हूं कि 3 रोज लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। मतलब पहली रो को मैं इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में नहीं लिख सकता, दूसरी रो को मैं इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में नहीं लिख सकता, तीसरी रो को मैं फर्स्ट और सेकंड रो के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में नहीं लिख सकता। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब शायद आप लोग समझ रहे होगे कि जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इनको जोड़ा, तो सपोज अगर R3 मिल जाता तो हम बोल देते कि R3 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2। समझे मेरी बात को? बट ये बोल रहा है कि भाई आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई कर लो, जो आपकी मर्जी हो, जितना रिसर्च करना है कर लो, कभी भी इनको कंबाइन करके आप तीसरी रो जनरेट नहीं कर पाओगे। समझे? ठीक है? तो पहला कंक्लूजन कितने लोगों को क्लियर है यहाँ पर कि ये जो 3 रोज हैं, दैट दिस इज रिप्रेजेंटिंग 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज। सही बात है या नहीं? है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो इसमें है नहीं मुझे लगता है। अगर ये डेटा उसने दे रखा है, हम कंक्लूजन्स बस ले रहे हैं, ठीक है? हम अभी कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से कंक्लूजन ले रहे हैं कि भाई इसमें 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हो जाएंगे। ठीक, कुछ क्वेश्चंस भी अभी करवाऊंगा, फिर उसका आंसर बताना सही सही कि सही दिया हुआ गलत दिया हुआ है, ठीक है? इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से समझो इसको। चलो सेकंड वाला बताओ, सेकंड वाला बताओ भाई साहब। अगर इसकी रैंक 3 है तो क्या ये पक्की बात है कि इसमें C1, C2, C3, C4 में से 3 कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और एक कॉलम लीनियरली डिपेंडेंट होगा? 3 कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और एक कॉलम लीनियरली डिपेंडेंट होगा। सही बात है? अब वो कौन सा लीनियरली डिपेंडेंट होगा, कौन सा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, इतना जज करना किसी ह्यूमन के बस की बात है नहीं। कभी कभार दिख जाएगा तो दिख जाएगा, नहीं दिखेगा तो नहीं दिखेगा। बट हाँ, ये जरूर हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट, 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या थे? बोलिए जरा सभी लोग। कॉलम्स, है ना? 3 कॉलम्स इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट थे एंड 1 लीनियरली डिपेंडेंट कॉलम, 1 लीनियरली डिपेंडेंट कॉलम। ठीक है, यहां पर एक लीनियरली डिपेंडेंट कॉलम प्रेजेंट था। यानी कि इस केस में ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, सपोज ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैं C1 लेता हूं तो मैं C1 को इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कभी नहीं लिख सकता। अगर सपोज मैं C2 लेता हूं तो मैं उसको C1, C3 और C4 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कभी नहीं लिख पाऊंगा। अगर मैं C3 लेता हूं तो मैं उसको C1, C2, C4 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कभी नहीं लिख पाऊंगा। बट अगर मैं C4 लेता हूं तो मैं उसको C1, C2, C3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, है ना? आप सेम कंक्लूजन को C1 के रिस्पेक्ट में बोल सकते थे। हो सकता है आप बोलते कि भाई C1 एक ऐसा कॉलम है जिसको हम C2, C3, C4 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं,
हैं, C2 C3 C4 को नहीं लिख पा रहे हैं। वो ऑब्वियसली एक ह्यूमन के लिए जज करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि हम उसको कैसे जज कर पाएंगे। किसी कभी कोई और किसी क्वेश्चन में जज हो जाएगा कि कौन सा लीनियरली डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हमारे लिए जज करना बड़ा मुश्किल होगा। बट हाँ, कंक्लूजन आप दे सकते हो कि भाई इन 4 में से पक्की बात है कि 3 कॉलम जरूर ऐसे होंगे जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, एक कॉलम जरूर ऐसा होगा जो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। कितने लोगों को यहाँ तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि सर कोई दिक्कत नहीं, आप एक क्वेश्चन दो, हम वो क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं आपको उसका आंसर क्या आएगा। आसान है, ठीक है। क्वेश्चन करवा दें एक, सही से आंसर बताओगे पक्का? आ जाओ एक क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, फिर इसके धीरे धीरे हम लोग डेप्थ में जाते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन करते रहेंगे, डेप्थ में जाते जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कब ये टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा। ये हो गया A1 A2 A3 B1। बट यार ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि जनरली लोगों को ये टॉपिक थोड़ा सा समझ में नहीं आता। बट इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि आप रैंक से इसको रिलेट ही नहीं करते हो, समझ गए? तो लगता है कि यार पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं या फिर क्या अजीब सी चीज़ यहाँ पे देख ली। बट अगर आप ध्यान से आधे घंटे तक मेरी बात को सुनते रहोगे ना, नींद में भी इसके क्वेश्चंस लगा दोगे, गलत नहीं करोगे। ठीक है, ये दे रखा है 3x4 का मैट्रिक्स आपको मेंशन किया है। ठीक है, सही लिखा है सब कुछ। बोल रहा है गिवन रैंक ऑफ ए इज 3। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है R1 इज KR2 प्लस MR3। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है लैम्डा R1 लैम्डा 2R2 लैम्डा 3R3 इक्वल टू 0। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर बोल रहा है, थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है C4 इज KC1 MC2 PC3। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है नन ऑफ द एबव। चलो बताओ। ध्यान से समझिएगा, सोच समझ के आंसर बताना सभी लोग। ठीक है, और R1 R2 R3 ऑब्वियसली ये इसने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये मेंशन किया है, ये आपका R1, ये R2, ये R3, ये आपका C1, ये C2, ये C3, ये C4, ऐसा दिया हुआ। बताओ करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। चलो ठीक है, आपने जो भी आंसर दिया वॉट एवर। सबसे पहली चीज मुझे बताइए, इस क्वेश्चन में अगर रैंक 3 है तो क्या तीनों की तीनों रोज लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी? इस पे हम सभी लोग अलाइंड हैं, ठीक है। क्या तीनों की तीनों रोज लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी? इस पे हम लोग अलाइंड हैं। हाँ, तीनों की तीनों रोज लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी किसी भी एक रो को आप बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। यस और नो? यस, विच मीन्स पहला ऑप्शन तो स्ट्रेट अवे गलत हो गया। बताओ पहले ऑप्शन को कितने लोग एक सिरे से नकार रहे हैं कि सर ये तो गलत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना? तो पहला ऑप्शन तो एक सिरे से गलत हो गया। पहला बोल रहा है कि हम R1 को लिख सकते हैं R2 और R3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, जबकि आप बोल रहे हो सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आप मुझे बताओ, अगर पहला गलत है भाई दूसरा कैसे सही हो सकता है? पहले और दूसरे में क्या अंतर है? सेम ही चीज़ तो लिखी हुई है। आप लोग भी ना यार, ये देखो ये सेम ही चीज़ तो लिखी भाई साहब। ये लो, मैं यहाँ पर R1 ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ λ2 बाई λ1 R2 माइनस λ3 बाई λ1 R3, है ना। और ये λ2 बाई λ1 को सपोज मैं K बोल देता हूँ, इसको मैं M बोल देता हूँ। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बोल रहे हो सर पहला गलत है दूसरा सही है? दोनों सेम चीज़ ही तो लिखी हुई है।
दोनों सेम चीज लिखी है। तो इसका मतलब कभी कभार लीनियर कॉम्बिनेशन को ऐसे दिखाया जाता है, उसको जनरलाइज करने के लिए क्या किया जाता है, सब में λ1 λ2 λ3 लगा देते हैं। अगर आप ऐसे लिख रहे हो ना λ1 r1 प्लस λ2 r2 प्लस λ3 r3 इक्वल टू 0, यानी आप ऐसा कह रहे हो कि भाई इस केस में मेरी एक रो बाकी दोनों पे लीनियरली डिपेंडेंट हो रही है। समझ गए ना? ये आप ऐसा बोलने की खुद कोशिश कर रहे हो यहाँ पर, अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो। समझे मेरी बात को? तो बी ऑप्शन कितने लोगों को दिख गया कि सर ये तो फर्स्ट ऑप्शन का ही एक्सटेंशन था? बोलिए, कितने लोगों को ये दिख रहा है कि सर ये तो फर्स्ट ऑप्शन का ही एक्सटेंशन था? है ना? करेक्ट है। चलो अब बताओ, अगर इसकी रैंक 3 है तो क्या इसमें 3 कॉलम्स ऐसे होंगे जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे? वो कोई भी 3 कॉलम हो सकते हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता कि यही 3 होंगे कि कोई और होंगे। और एक कॉलम ऐसा होगा जो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। यस और नो? है ना? यानी कि 3 कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए थे और एक लीनियरली डिपेंडेंट होना चाहिए था। अब जरा देखो, इसमें क्या यही तो बोलना चाह रहा है वो कि भाई जो आपका C4 है वो C1 C2 और C3 पे लीनियरली डिपेंडेंट कर रहा है। इसका मतलब ये सही हो गया, NOT की तो कोई बात ही नहीं होगी। समझे मेरी बात को? कुछ कुछ बात समझ में आई? तो ये रैंक की ही एप्लीकेशन है ना? अब ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या करेगा एग्जामिनर? ओरिजिनल क्वेश्चन में यहाँ पे डेटा भर देगा और ये रैंक आपसे खुद कैलकुलेट करने को बोलेगा। भाई एग्जाम में क्या करेगा, यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ कुछ भर देगा, ऐसे 4 स्टेटमेंट लिख देगा। तो आपको बस रैंक निकालनी रहेगी। जैसे ही आपको रैंक पता चलेगी, आप एक करेक्ट ऑप्शन यहाँ से चूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए आपके दिमाग में इस क्वेश्चन के बाद क्या चल रहा होगा, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करता हूँ। बट पहले बताओ कि क्या ये सारी बातें आपको समझ में आई? तो मैं बताता हूँ आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, मैं उसको भी काउंटर करने की कोशिश करता हूँ। बोलिए, सभी लोग बताओ यार, अगर सबको समझ में आ गया तो। आया समझ में? चलो अब ध्यान से मेरी एक बात को समझना। मैं थर्ड ऑप्शन को लेता हूँ। थर्ड ऑप्शन में देखो क्या लिखा हुआ है। थर्ड ऑप्शन में सुनते जाओ, मैंने बोला ना यार आधे घंटे तक सुनते जाओ, दिमाग मत लगाओ। बीच बीच में आप बोलते आ रहे हो ऐसा हो गया तो क्या हो गया, वैसा हो गया तो क्या होगा। अभी कुछ दिन पहले आपको पड़ोसन वाली स्टोरी भी समझाई थी कि अपने समाज की कंडीशनिंग कैसे होती है। तो मैं बोल रहा हूँ आधे घंटे तक सुनते जाओ, मतलब सुनते जाओ आधे घंटे तक। जो दिमाग में उथल पुथल मच रहा है, बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है तो उसको रफ कॉपी में कहीं लिख लो। आधे घंटे तक सुनते रहोगे, सारी चीज़ें अपने आप निकल जाएंगी। मैंने आपसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करवाया था पहली क्लास में, आपने आंसर बन दिया था, तो मुझे पता आप क्या सोच रहे हो, कहाँ तक सोच सकते हो, मैं बता रहा हूँ उसको खुद ही, है ना? सुनते जाओ ध्यान से बस। चलो देखो यहाँ पे सी वाले ऑप्शन को, थर्ड वाले ऑप्शन को जरा देखने की कोशिश करो। क्या यहाँ पे C4 इज इक्वल टू KC1 प्लस MC2 प्लस PC3 लिखा हुआ है? C4 वाले ऑप्शन, थर्ड वाले ऑप्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है C4 इज इक्वल टू KC1 प्लस MC2 प्लस PC3, आई थिंक ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, चलो ये उसने क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब यहाँ से कोई मुझसे ये आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि सर आप तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट को देख के बोल रहे हो, आप तो इसको बोल रहे हो कि C4 जो है वो डिपेंडेंट है। आप बोल रहे हैं C4 डिपेंडेंट है और जो C1 है, C2 है, C3 है, ये इंडिपेंडेंट है, ऐसा आप बोलने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, चलो हम आपको गलत साबित करते हैं। हम देखिए सर इसको ऐसे कर लेते हैं, हम इसको ऐसे कर लेते हैं। इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं, C1 इज इक्वल टू M, C1 इज इक्वल टू C4 माइनस MC2 माइनस PC3, ये हो जाएगा आपका 1/k, ये हो गया 1/k, ये हो गया 1/k। तो सर यहाँ पर तो अगर आप नोटिस करें तो C1 आपका जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, C4 C2 और C3 लीनियरली इंडिपेंडेंट हमको दिख रहे हैं। क्या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया था? पहले तो ये बताइए। कोई यहाँ पे ये बोल सकता है कि सर हम तो C2 को इधर लिख देंगे, बाकियों को इधर लिख देंगे, हम तो C3 को इधर लिख देंगे, बाकियों को इधर लिख देंगे। तो मेरी बात को आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर एक बार आपने ये स्टेटमेंट लिख दिया, एक बार आपने ये स्टेटमेंट लिख दिया, ये रिलेशन लिख दिया, तो यहां से सिर्फ एक ही कंक्लूजन लिया जा सकता है।
आप अगर बार बार इसको रीअरेंज करके ऐसा बोलने की कोशिश करते हो कि सर अब मैं C1 को डिपेंडेंट बना दे रहा हूं, तो ये वैलिड नहीं। एक ही स्टेटमेंट आप बोलिए, चाहे आप इसको बोलो कि सर C1 जो है वो डिपेंडेंट है, C4 C2 C3 लीनियरली इंडिपेंडेंट, चाहे ये बोलिए, फिर इसको आप रीअरेंज करके दूसरा स्टेटमेंट नहीं दे सकते। यानी कि कभी भी अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन का एक इक्वेशन लिखते हो तो वहां से सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट ही आप दे सकते हो, उनको रीअरेंज करके आप दूसरा स्टेटमेंट नहीं दे सकते। समझ गए मेरी बात को? तो अगर कोई एक कॉलम लीनियरली डिपेंडेंट है, वो कोई भी हो सकता है, आई एग्री, कोई भी हो सकता है, वो C1 भी हो सकता है, C4 भी हो सकता है, C2 C3 भी हो सकता है, बट एक आपने जो यहाँ पे इक्वेशन लिखी है, इससे एक ही कंक्लूजन वैलिड होगा, इसको रीअरेंज करके हम दूसरा कंक्लूजन नहीं देंगे। समझे मेरी बात को? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, जनरली मिस आउट होता है, बट इसको हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए। तो इसको आप रीअरेंज करके यहाँ से वी शुड नॉट कंक्लूड, we should not conclude anything after rearrangement, anything after rearrangement। ठीक है ना? चलो अब मेरे ख्याल से सारे के सारे ऑप्शंस अपने बिल्कुल सॉर्टेड है, बिल्कुल क्लियर है कि हाँ कौन सा ऑप्शन क्या बोल रहा है। पहला गलत था, दूसरा गलत था, तीसरे में एक कॉलम को लीनियरली डिपेंडेंट बनाना था, इसने बना दिया था, ठीक है, बना दिया था खुद, हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौथा वाला गलत हो गया। और एक छोटा सा पॉइंट जो हमारे दिमाग में आ रहा होगा, वो हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको कभी भी लीनियर डिपेंडेंसी शो करनी है तो हमेशा एक ही रिलेशन स्टैब्लिश करिए। ठीक है, एक रिलेशन स्टैब्लिश करिए, वही रिलेशन को आप रीअरेंज करके दोबारा स्टेटमेंट मत दीजिए। ऐसा दोबारा नहीं बोलोगे कि सर यहाँ पर C1 लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, C4 C2 C3 को हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट कर दिया, नहीं, एक बार आपने स्टेटमेंट दे दिया, दैट इज वेल एंड गुड। ये जस्टिफाई कर रहा है हमारे रैंक 3 को कि 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट मिल रहे हैं और एक कॉलम उनको लीनियरली डिपेंडेंट मिल रहा है, दैट इज फाइन, चलेगा। अब थोड़ा सा इसकी और तह तक जाने की कोशिश करें। ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ, क्योंकि अब इससे कुछ और कंक्लूजन हम लोग लेके आने वाले हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा जनरलाइज करने वाले हैं, अगर यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ चुकी हैं तो। क्लियर है सभी को? चलो अब इसमें ना दो केसेस डिस्कस करते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का और एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है, दोनों को करने में काफी मजा आएगा। ठीक है, केस वन में सबसे पहले मैं बात करता हूं, केस वन में सबसे पहले मैं बात करता हूं केस 1.1, ये नाम रख देता हूं मैं, R1 R2 R3। ठीक है, फिर आपको कुछ और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करवाऊंगा। इसका नाम हमने रख दिया C1 C2 C3। आपसे अब मैं पूछता जाऊंगा, आप सभी लोग मुझे आंसर करते जाएंगे। ठीक है ना? चलो बताओ यार सभी लोग, अगर मैंने इसकी रैंक कैलकुलेट करी और रैंक 3 आ गई, यहाँ से क्या क्या कंक्लूजन हम लोग देंगे? सभी लोग कंक्लूड करने की कोशिश करिए और बताइए व्हाट शुड बी द कंक्लूजन। ठीक है, केस वन में एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ले रखी थी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, केस वन में हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। ठीक है, तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की हम लोग केस वन में चर्चा कर रहे हैं, तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि सपोज एक स्क्वायर मैट्रिक्स की रैंक अगर 3 आ गई, तो क्या आप कंक्लूड कर रहे हो यहाँ से? सभी का आंसर मुझे चाहिए। ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सबका मुझे एक वैलिड आंसर चाहिए, फटाफट बोलो। नहीं, अभी आप रो और कॉलम की डिपेंडेंसी के फॉर्म में बताइए। ठीक है, देखिए क्या यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 rows are linearly independent and 3 columns are linearly independent। करेक्ट है? 3 रोज लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और 3 कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। मतलब यहां से मैं ऐसा लिख सकता था, नो सच रिलेशन एज λ1 R1 प्लस λ2 R2 प्लस λ3 R3 इक्वल टू 0 मस्ट एग्जिस्ट। है ना? ऐसा कोई रिलेशन कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन तो है ही नहीं, तो ऐसा कभी भी कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करवा सकते। चलेगा? एब्सोल्युटली। यहाँ पे बताइए, क्या यहाँ पर भी ऐसा बोल सकते थे, नो सच रिलेशन
एज λ1 c1 λ2 c2 λ3 c3 इक्वल टू 0 मस्ट एग्जिस्ट, है ना। ऐसा कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि भाई तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो तीनों में से किसी भी एक को अगर आप पिकअप करते हो तो बाकी दोनों को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख नहीं सकते हो। बोलो हाँ या ना। ठीक है, केस 1.2 पे चले, बोलिए। आइए केस 1.2 पे चलते हैं। केस 1.2, इनको मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, एप्टीट्यूड की तरह ट्रीट करो, इनको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। एक बार समझ लिया आपने, उसको रिलेट करो, क्या कहना चाहता है, क्या क्या हम यहाँ से सीख रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपकी जिम्मेदारी होगी इनको रीड आउट करना, इनको रट के वैसे भी कुछ होगा नहीं। चलो बताओ, हमने इसकी रैंक कैलकुलेट करी, रैंक 2 आ गई। बताओ यहाँ से क्या क्या आप बोल सकते थे अगर रैंक 2 आ गई तो। जल्दी बोलो यार सभी लोग चैट बॉक्स में। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप पिछले 2-3 साल के पेपर उठा के देखो, हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, ठीक है। और 2-3 साल से खैर मैं पढ़ा ही रहा हूँ आप लोगों को, जब भी पढ़ाता हूँ इसको काफ़ी डिटेल में, तो हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फिर आप बोलते हो सर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, वो कहाँ से लगाएं क्वेश्चन। भाई क्लास ही में सब डिस्कस होता है, बस पढ़ना होता है उसको बैठ के। बताओ यहाँ से क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर अगर ध्यानपूर्वक नोटिस किया जाए तो एक ऐसा फ्लो चार्ट हमारे पास बनना चाहिए, है ना। एक ऐसा फ्लो चार्ट हमारे पास बनना चाहिए, यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि दो लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज यहाँ पर रहेंगी और एक लीनियरली डिपेंडेंट रो यहाँ पर रहेगी, है ना। यानी आप कहना चाहते हो दो लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स यहाँ पर रहेंगे एंड वन लीनियरली डिपेंडेंट कॉलम यहाँ पर रहेगा। बोलिए, ऐसा ही आप कुछ कहना चाहते हो, है ना। ठीक है, अब सपोज अगर मैं एक रिलेशन लिख देता हूं, अगर मैं एक रिलेशन लिख देता हूं ऐसा, R2 इज 2R1 प्लस 3R3, ठीक है। तो अगर एक ऐसा रिलेशन लिखा हुआ है तो इस रिलेशन से हम कंक्लूड क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे R2 हमारा लीनियरली डिपेंडेंट है और R1 और R3 लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्या इसको रीअरेंज करके हम दूसरे स्टेटमेंट्स भी देने लगेंगे, बिल्कुल भी नहीं, है ना। रीअरेंज करके स्टेटमेंट्स नहीं देना है। आप अगर ऐसा बोल रहे हो एक रो या फिर एक कॉलम हमारा लीनियरली डिपेंडेंट है, तो सपोज मैं एक ऐसा रिलेशन लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसा रिलेशन हमें पता चल गया, किसी ने बता दिया, हमने कहीं से नोटिस कर लिया, तो इस रिलेशन से सिर्फ और सिर्फ हम एक बार स्टेटमेंट देने की कोशिश करेंगे और यहाँ से स्टेटमेंट हमको मिलेगा कि जो हमारा R2 है वो हमारा लीनियरली डिपेंडेंट है और R1 और R3 जो है वो हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट। समझ गए ना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो आप लिख रहे हो वो आप हमेशा इसी रिलेशन के बेसिस पे लिखोगे। ये रिलेशन यहाँ पर लिखा हुआ, इससे सिर्फ एक स्टेटमेंट ही हम लोग दे सकते हैं। आई बात समझ में। ठीक है, चलो यहाँ पर बताओ, कोई डाउट है किसी को इसमें तो पूछ सकते हो, बट मुझे लगता है कि ये डाउट अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर बताइए, सपोज अगर मैं कोई ऐसा रिलेशन लिख देता हूँ, ठीक है, ये रिलेशन मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद आपसे पूछ रहा हूँ कमेंट करने के लिए, C1 इज रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C3, ऐसा एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना। अब इसको रीअरेंज करके आप दूसरे स्टेटमेंट्स नहीं देंगे, एक इक्वेशन से आप एक ही स्टेटमेंट दे सकते हो, है ना। अगर इस इक्वेशन से मुझे स्टेटमेंट देना होगा तो मैं सिंपली दूंगा कि जो हमारा C1 था वो था लीनियरली डिपेंडेंट और C2 और C3 जो थे वो थे लीनियरली इनडिपेंडेंट। चलेगा, है ना। तो एक इक्वेशन से एक ही कंक्लूजन देना, उसको रीअरेंज करके कोई ये डिबेट नहीं करेगा कि सर ये देखो ना हम C2 को इधर ले आ रहे हैं, C1 को इधर ले आ रहे हैं, यानी कि C2 अब लीनियरली डिपेंडेंट हो गया C1 C2। एक्चुअल में सेम ही चीज़ है। ये इक्वेशन अपने आप में ये एनफ है ये साबित करने के लिए कि एक कॉलम लीनियरली डिपेंडेंट है, दो इंडिपेंडेंट है। बस ये साबित करना, कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है वो हमारी हेडेक नहीं है, एक लीनियरली डिपेंडेंट होना चाहिए, दैट्स इट, है ना। और एक इक्वेशन से वो स्टेटमेंट बहुत आसानी से जस्टिफाई हो जा रहा है। क्या हम केस 1.3 की तरफ बढ़ सकते हैं। आइए जरा केस 1.3 की तरफ बढ़ते हैं। केस 1.3, केस 1.3, ठीक है। 3 क्रॉस 3 का आपके पास एक मैट्रिक्स था,
सपोज मैं उसकी रैंक कैलकुलेट करता और उसकी रैंक 1 आ जाती। ज़रा कंक्लूड करने की कोशिश करिए वेरी क्विकली सभी लोग, करो कंक्लूड करने की कोशिश यहाँ से, क्या क्या कंक्लूजन्स निकाल सकते हो। तो रैंक का बड़ा ही खूबसूरत एप्लीकेशन आप सभी लोगों को यहाँ पे समझ में आना चाहिए। यहाँ पर दो लीनियरली डिपेंडेंट रो, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट रो, दो लीनियरली डिपेंडेंट कॉलम, ठीक है, वन लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम, ठीक है। इक्वेशन वाइज देखो, अब दो लीनियरली डिपेंडेंट रो की बात कर रहा है ना, तो आपको दो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। देखिएगा जरा, मैं दो इक्वेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ। R2 इज इक्वल टू R1 प्लस 3R3 एंड R3 इज इक्वल टू R1 प्लस 2R2, है ना। R2 को मैंने R1 और R3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया, R3 को मैंने R1 और R2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया। ये मैंने लिखा है, ये मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये मैंने कहीं से ऑब्जर्व कर लिया, मुझे बता दिया किसी ने। अगर इस कंक्लूजन को मैं देखूं तो क्या मैं साफ साफ बता सकता हूं कि यहाँ पर मेरे R2 और R3 जो थे वो लीनियरली डिपेंडेंट वाले रोज थे और R1 जो मेरा था वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला रो था। ठीक है, तो अगर ये कोई देता है तो हम बता भी देंगे, बट हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है, ये बताना कि भाई दो रो इसमें लीनियरली डिपेंडेंट होंगे और एक रो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इनको रीअरेंज करके हम कोई दूसरे स्टेटमेंट्स नहीं देंगे। समझे मेरी बात को? ये इक्वेशन समझ में आई कि यहाँ पर दो को देखो लीनियरली डिपेंडेंट बनाया और R1 को ऐसे ही छोड़ दिया, तो R1 आपका हो गया लीनियरली इंडिपेंडेंट। छोटा सा पॉइंट है बट आप दिमाग में बिल्कुल घुस जाना चाहिए अंदर तक, है ना। यहाँ पर बताओ, क्या यहाँ पर भी हमको दो इक्वेशन लिखनी चाहिए? C2 माइनस C3, C2 इज इक्वल टू C3 प्लस C1, ऐसा मैंने लिख दिया। चलो यहाँ से मुझे बताओ क्या क्या आप बोल सकते थे, क्या यहाँ से C1 और C2 आपके लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे और जो C3 होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। C1 को आपने इन दोनों के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा, C2 को आपने C3 C1 के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा, C3 बच गया था तो उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट आपने घोषित कर दिया। कितने लोगों को केस 1.1, केस 1.2 और केस 1.3 समझ में आ गया? आ गया सबको समझ में? ये जो ऑब्जर्वेशंस है ये एग्जामिनर आपको देगा या मैं आपको दूंगा या कहीं पे लिखा रहेगा, ये आपको खुद से कभी नहीं लेना है। आप बस इतना बोल के खुश हो जाइए, रैंक 1 है तो दो कॉलम्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, पक्की बात है, एक कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, पक्की बात है। अगर कोई ऐसा लिख के देता है तो हम बता भी सकते हैं भाई कौन सा लीनियरली डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है, आपकी इक्वेशन के हिसाब से। ओके एवरीवन, चलो अब अगला डिस्कशन करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, है ना। अगला डिस्कशन करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए, इसमें भी वैसे ही केसेस हम लोग बनाएंगे, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है और इससे आपके दिमाग में रैंक के एप्लीकेशन का जो पहला चरण है वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। केस 2 है, आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केस 2.1 की, ठीक है। केस 2.1 में मैं क्या बोल रहा हूँ कि सपोज इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो आ चुकी है 3, है ना। अगर ये 3x4 का मैट्रिक्स है तो इसकी मैक्सिमम रैंक 3 ही आ सकती है, आई थिंक उससे ज़्यादा तो आ नहीं सकती, ठीक है। चलो इसकी रैंक हमने सपोज अज्यूम कर ली कि 3 आ गई। बताइए कंक्लूजन यहाँ से दो यार फटाफट सभी लोग, क्या क्या कंक्लूड करना चाहते हो आप लोग? एवरीवन कंक्लूड करिए। बताओ क्या यहाँ से 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज आ जाएंगे? एब्सोल्युटली। 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स आ जाएंगे एंड 1 लीनियरली डिपेंडेंट कॉलम आ जाएगा। चेक करो, ऐसा फ्लोचार्ट बनना चाहिए सभी की कॉपी में। बन रहा है? ठीक है, यहां से आप क्या लिख सकते थे? यहां से आप लिख सकते थे नो सच रिलेशन एज λ1 R1 प्लस λ2 R2 प्लस λ3 R3 इक्वल टू 0 मस्ट एग्जिस्ट।
है ना, ऐसा कोई रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ से देखो, आपने यहाँ तक बोल के अपना पल्ला झाड़ लिया, आपने बोला एक लीनियरली डिपेंडेंट होगा और 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम होंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई बताओ कौन सा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, कौन सा डिपेंडेंट होगा, तो आप बोलोगे आप मुझे इक्वेशन दे दो। मैं आपको इक्वेशन दे देता हूँ, ये लो। ठीक है, एक ही इक्वेशन यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। चलिए बताइए, यहाँ से आपको क्या लगता है कौन सा लीनियरली डिपेंडेंट है और कौन कौन से लीनियरली इंडिपेंडेंट? तो आप बोलोगे सर ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो C1 है उसको आपने लीनियरली डिपेंडेंट घोषित कर दिया, और जो C2 C3 C4 थे उसको आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट बताया, है ना। तो ये हम कब बता पाएंगे? जब हमें कोई ये इक्वेशन दे देगा, उसके बाद हम बता सकते हैं। हमारा काम सिर्फ यहाँ तक उसको कंक्लूड करके देना, उसके बाद उसका वेट करना है कि भाई आप हमें बता दो, तो हम आपकी मर्जी के मुताबिक बता भी सकते हैं। हाँ, इसको रीअरेंज करके अब हम नहीं बताएंगे। अब कोई अपने मन से ये नहीं करेगा कि C2 इधर कर लेगा, C1 इधर कर लेगा और बोलेगा सर हम ऐसा बोलना चाहते हैं। नहीं, जैसा इक्वेशन दिया होगा उसी इक्वेशन के बेसिस पे हम एक सिंपल सा कमेंट कर देंगे। डन है? क्या धीरे धीरे बात दिमाग में और अच्छे से सेटल हो रही है जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं? तो भाई किसी भी चीज को सीखने का पहला स्टेप होता है सुनना। ठीक है, एक ही लाइन में कोई चीज नहीं समझाई जा सकती। किसी चीज को, टॉपिक को अगर समझने के लिए आधे घंटे रिक्वायर्ड है तो आधे घंटे सुनना पड़ेगा ना, तभी तो समझ में आएगा। पहले ही मतलब निकाल लो, पहली लाइन हेडिंग डाली नहीं, सर इसका मतलब तो ऐसा हो जाएगा, तो कैसा हो जाएगा सर, अगर ये दुनिया ही खत्म हो जाए तो सर ये सब पढ़ने का सर क्या फायदा होगा? सर जब दोनों आंख बंद करते हैं तो ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है, और जब एक आंख बंद करते हैं, एक आंख खोलते हैं, तो जो आंख बंद रहती है उसमें कुछ नहीं दिखाई देता सर। सर इसका भी क्या कुछ मैट्रिक्स से लेना देना है? तो भाई अगर इन सब दुनिया में निकल गए हो, ठीक है, इतनी दूर तक अगर सोच चुके हो, तो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट केस पे चले। आ जाओ नेक्स्ट केस पे चलते, केस 2.2 पे चलते हैं। केस 2.2 पे आ जाओ। ठीक है, बनाते रहो केस, अब और क्या, कोई काम तो है नहीं अपने पास आज की डेट में, तो इसी में टाइम पास करते हैं। रैंक 2, चलो बताओ क्या करना चाहिए। ये बनाना है सबको फ्लो चार्ट, भाई ये फ्लो चार्ट नहीं, आप क्वेश्चंस कर रहे हो। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपके मैं यहीं पे करवा दे रहा हूँ। चलो बताते जाओ। रैंक 2 आ गई, तो 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट रो, एक लीनियरली डिपेंडेंट रो, इतना बता के अपना पल्ला हम झाड़ लेंगे। 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम, 2 लीनियरली डिपेंडेंट कॉलम, इतना बता के हम अपना पल्ला झाड़ लेंगे। अब कोई आता है, वो बोलता है कि भाई बताओ तो कौन सा लीनियरली डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट, तो हम बोलेंगे आप एक इक्वेशन दे दो, उसके बेसिस पे हम बता देंगे। जरा देखो यहाँ पे, हमने यहाँ पर एक इक्वेशन दे दी, R2 इज इक्वल टू R1 माइनस R3। चलो यहाँ पर बताओ, ये बोल रहा है 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं और 2 लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो C1 को मैं लिख देता हूँ C2 प्लस C3 प्लस C4, और यहाँ पर दूसरी इक्वेशन ले लो, C2 इज इक्वल टू C1 माइनस C3 माइनस C4। एक को यहाँ पे लिखना, बाकियों को इधर लिख दो, एक को यहाँ पे लिखो, बाकियों को इधर लिख दो। चलो यहाँ से कंक्लूड करके आप लोग बताइए सभी लोग कि यहाँ पर जो R2 है वो क्या हो जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट। R1 और R3 क्या हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे लीनियरली इनडिपेंडेंट। यहाँ से देख के बताओ, C1 और C2 हो जाएंगे लीनियरली डिपेंडेंट, C3 और C4 हो जाएंगे लीनियरली इनडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ना लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, भाई इससे डर जो हमारे दिमाग में बैठा होता है वो निकल जाना चाहिए अभी तक, है ना। ये सारे वर्ड्स देख के डर लगता है कि पता नहीं क्या पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन में हम आंसर करेंगे, बट ये सारे के सारे डर आपके दिमाग से निकल जाने चाहिए। समझे इस बात को? ठीक है, एक लास्ट केस करें, बोलो, उसके बाद एक सवाल करवाता हूँ आपको। चलो लास्ट केस करो, केस 2.3। ठीक है, फिर एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवाता हूँ आप लोगों को, और मैं उम्मीद रखूंगा कि उस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग सही से निकाल के देंगे। ठीक है, चलिए इसका रैंक 1 कर लो।
ये 1, ये 2, ये 1, ये 3। ठीक है, बस यहाँ तक लिख के आप अपना पल्ला झाड़ लेना, बाकी फिर उससे बोलना भाई रिलेशन दो, फिर हम बताएंगे। तो R2 यहाँ पर हमने कर लिया, सपोज मैं R3 कर लेता हूँ, इधर R3 तो इधर R1 R2 का कोई भी कॉम्बिनेशन बना देना, 2R1 प्लस 3R2। आप नहीं बनाओगे, मतलब वो बना के देगा जो पूछेगा। ठीक है, और यहाँ पर C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C4। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ R2 और R3 ये क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट, और R1 आपका हो जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ पर बताइए C1 C2 C3 लीनियरली डिपेंडेंट, एंड C4 जो आपका आएगा दिस विल बी लीनियरली इनडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं। अगर ये सारे केसेस का फ्लो चार्ट आपने खुद से बना लिया, जितना मैंने बताया उसको अगर आपने ध्यानपूर्वक सुन लिया, तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखना चाहता हूँ और उम्मीद करूंगा कि उस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग सही से ही दे पाएंगे। ठीक है, रखें आपके सामने क्वेश्चन। बोलो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, किसी प्रकार की? सब कुछ समझ में आ गया क्लास में? ठीक है, चलो तो एक एक बार लास्ट एक स्टेटमेंट पूछता हूँ, फिर आप लोगों से एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। ठीक है, जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। अगर कोई मैट्रिक्स M क्रॉस N है और उसकी रैंक R है, तो R क्या रिप्रेजेंट करता है? जल्दी से एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में लिख के बता दो, तब तक मैं आपके लिए क्वेश्चन रेडी कर देता हूँ। ठीक है, सभी लोग बता दो, तब तक मैं आपके लिए क्वेश्चन रेडी कर देता हूँ। बोलो। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स। बहुत बढ़िया, दोनों रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलो ए ऑप्शन। A has 3 linearly independent rows. A has 2 linearly independent rows. A has 3 linearly independent columns. A has 2 linearly dependent columns। ठीक है, ABCD में MSQ क्वेश्चन है, पूछ रहा आपसे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका MSQ टाइप का क्वेश्चन है। चलो बताओ कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले तो स्टेप बता दो, सबसे पहला काम आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स दिया, पूछ रहा है कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हैं, कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स है, फलाना ढिमकाना जो भी पूछ रहा है। प्रोसेस क्या होना चाहिए, क्या नजरिया होना चाहिए? रैंक की कैलकुलेशन। समझ गए ना? कल तक आप सिर्फ रैंक की कैलकुलेशन कर रहे थे, आज वो क्या कर रहा है, रैंक की कैलकुलेशन को रो के लीनियरली इंडिपेंडेंट और कॉलम के लीनियरली इंडिपेंडेंट होने से रिलेट कर दे रहा है। समझे मेरी बात को? इसीलिए मैं बोल रहा था कि जो रैंक वाली क्लास है या रैंक की कैलकुलेशन वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है। कल को चल के यही जो आपकी रैंक होगी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर्स का जो है बताने की जिम्मेदारी लेगी। समझे? तो रैंक की कैलकुलेशन कोर है, बाकी उसका एप्लीकेशन आप जितने अच्छे से समझ पाए। चलो निकालो इसकी रैंक, निकालिए इसकी रैंक, बताइए क्या है रैंक वैंक इसकी। अब रैंक वैंक निकालने में तो यार आप लोग हो ही एक्सपर्ट, उसमें तो क्या ही पूछना है। रैंक 4 आ जाएगी इसकी, 4 आ जाएगी इसकी रैंक। आपके इस जवाब से दो लोग नाराज हुए, एक तो एचलॉन भाई साहब और दूसरे मोहल्ले की आंटी। दोनों लोगों को बहुत नाराजगी हुई आपके इस जवाब से। पहली चीज तो यार अगर आप लोग रैंक नहीं निकाल पा रहे हो भाई,
तो मुझे लगता है कि आज ये हमें मैथमेटिक्स की आखिरी क्लास करनी चाहिए। ठीक है, कल से अपना बोरिया बिस्तर बांध के हम लोगों को चैन की नींद सोनी चाहिए। रैंक नहीं निकाल पा रहे उसका? कितने लोगों का इस क्वेश्चन का रैंक 3 आया, पहले ये बताइए। तीन आ रहा रैंक पक्का? आइए जरा देखते हैं इसका रैंक निकालने में क्या दिक्कत है भाई। ऐसा मत करो यार। R1 is replaced by R2 is replaced by R2 plus R1. R3 is replaced by R3 minus R1. R4 is replaced by R4 minus R1. ऐसा कुछ बन रहा है? चलो कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं इसका रैंक कितना आता है। ये आएगा 1 1 -1 1, ये हो गया 0, इन दोनों को ऐड करना है तो 2 -4 और -2। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 0 -1 -2 1, और लास्ट वाले में भी सब्ट्रैक्ट करना, 0 0 4 2। ये बन गया। अब बताओ अगला ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना चाहिए हम सभी लोगों को, जरा ध्यान से मुझे बताने की कोशिश करिए। अगले ट्रांसफॉर्मेशन में ये तो तीनों निपट गए, डायगोनली इसको देखोगे, इसके नीचे के एलिमेंट्स को जीरो करने की कोशिश करोगे, ये तो पहले से जीरो है, इसको जीरो बनाओ। इसको जीरो बनाने के लिए आप कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे? ऐसा लगा लें, R3 इज रिप्लेस्ड बाई 2R3 प्लस R2। बोलो। जी हाँ, ऐसा कुछ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 1 -1 1, 0 2 -4 -2, this will become 0 0 0 0, this becomes 0 0 4 2। ऐसे ही बनेगा, करेक्ट। 2R3 प्लस R2 मैंने कर दिया इन दोनों को। हाँ ठीक है ना, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ऐड करने पे तो ये बीच वाला पूरा का पूरा जीरो मिल गया। अब आप क्या करोगे, इन दोनों रोज को अगर आप आपस में स्विच करोगे तो अपने आप रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बस स्विच ही तो करने की देर है। तो आपने क्या करा, R3 को और R4 को आपस में स्विच कर दिया। जब आपने इसको स्विच कर दिया तो फाइनल आपके पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है 1 1 -1 0 2 -4 -2 0 0 4 2, और ये आपको मिल जाएगा 0 0 0 0। ऐसे ही मिलने वाला है। बोलिए बताइए, क्या ये वैलिड रो एचलॉन फॉर्म बना? हाँ बिल्कुल वैलिड रो एचलॉन फॉर्म बन गया। वैलिड रो एचलॉन फॉर्म में अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो नंबर ऑफ जीरोज आपके बढ़ते हुए क्रम में थे और सारे के सारे जीरोज वाली जो रो थी वो आपने लास्ट में कर दी, है ना। अरे कहाँ पे -2 हो जाएगा भाई, बिल्कुल परेशान है ये प्राणी। कहाँ पे -2 बोल रहे हो? A33, क्या A33? ये लिखा तो हुआ A332। A33 +2 कहाँ पे भाई, बताओ तो कौन सी वाली? इसमें इसमें नंबरिंग देख लो, 1 2 3 4, किस में आप बोलना चाहते हो? R3 -R1 अगर हम कर रहे हैं 1 -1, तो अच्छा ये आप बोल रहे हो ये +2 होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, होना ही चाहिए तभी ये जीरो हो पाएगा। बाकी तो ठीक है ना, 2 -1 बाकी ठीक है। चलो तो इसकी रैंक बताओ कितनी आ गई? कुल मिला जुला के रैंक निकालनी थी, तो रैंक अगर आपने 3 निकाल ली तो बस वहां पे अपना कल्याण हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो बताओ रैंक अगर 3 आई तो ये क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है? क्या ये बताना चाहता है कि इसमें 3 रोज ऐसी होंगी जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी? एब्सोल्युटली, है ना। क्या इसमें यही तो बताना चाह रहा है कि 3 ऐसे रोज होंगे जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और एक ऐसा रो होगा जो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अब आप मुझे बताओ, आप में से कोई ऐसा प्राणी है जो ये देख के बता सकता है कि कौन सी रो बाकी सारे रोज पे कैसे लीनियरली डिपेंड करेगी?
तो आप बोलोगे सर ये तो बड़ा मुश्किल काम है, शायद कभी दिखे शायद कभी नहीं दिखे, हमें क्या पता, हो सकता है कि R4 जो है वो R1 R2 R3 को जोड़ने पे मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले, हो सकता है कोई और स्केलिंग फैक्टर लगे, हमें नहीं पता वो क्या होगा। बट ये पक्की बात है कि एक रो इसमें ज़रूर ऐसी होगी जो बाकी तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से मैनिफेस्ट की जा सकती है, जनरेट की जा सकती है। समझे मेरी बात को? ठीक है ना? ओके। मैं कह रहा हूँ इम्पॉसिबल नहीं है, बट मुश्किल काम है ना यार, दिखेगा नहीं दिखेगा हम कह नहीं सकते, बट ये जरूर है कि एक रो जरूर ऐसी होगी भाई जो बाकी तीनों को लीनियरली कंबाइन करने पे जनरेट करी जा सकती होगी। कैसे करी जा सकती होगी वो हमें भी नहीं पता कैसे करी जा सकती होगी, ठीक है, बट होगी जरूर, ये पक्की बात है। इसका मतलब ये जो पहला ऑप्शन है क्या ये बिल्कुल सही है, इस पर हम सभी लोग अलाइंड है? एब्सोल्युटली। सेकंड में बोल रहा है ए हैज टू लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, भाई कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, गलत है। फिर बोल रहा है ए हैज थ्री लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, और ये आपका गलत हो गया, है ना। यानी कि इसमें सेम चीज वो कहने की कोशिश कर रहा है कि आपका इसमें एक कॉलम जरूर ऐसा होगा जो बाकी तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा। वो कौन सा कॉलम होगा यार वो मुझे भी नहीं पता, हो सकता है किसी को दिखे किसी को नहीं दिखे, वो डिपेंड करता है, ठीक है। नजर नजर वाली बात है, ठीक है, वो नजर नजर वाली बात है, दिखा तो दिखा नहीं दिखा तो नहीं दिखा, हमें नहीं पता, बट ये पक्की बात है एक कॉलम होगा जरूर, जरूर होगा एक कॉलम। ओके किसी को नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, हमारा आंसर सही होना चाहिए, दिखे नहीं दिखे। एक सवाल और करोगे इसी टाइप का? समझ में आ रहा है रैंक का एप्लीकेशन, कैसे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में? ओके चलो एक क्वेश्चन और करो यार, एक क्वेश्चन और करो। एक क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स आपको दे रखा है P, इसका ऑर्डर आपको दे रखा है 5x3, ठीक है, P दे रखा है 5x3, और एक मैट्रिक्स दे रखा है Q तो वहीं पे यूज हो गया, कुछ और R कर लेते हैं, R, एक मैट्रिक्स R दे रखा है, इसका ऑर्डर दे रखा है 4x5, ठीक है, ऐसा दे रखा है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन में P कैन हैव मैक्सिमम 3 linearly independent rows and columns, ठीक है। सेकेंड में बोल रहा है P कैन हैव मैक्सिमम 5 linearly independent rows and columns, ठीक है। थर्ड वाले में बोल रहा है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1 2 3 4, R कैन हैव मैक्सिमम 4 linearly independent rows and columns, ठीक है। MSQ क्वेश्चन है आपका ये। चौथे में बोल रहा है R कैन हैव मैक्सिमम 5 linearly independent rows and columns, ठीक है। चलो भाई साहब बताओ MSQ क्वेश्चन कौन कौन सा आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। मैंने बताया ना नींद में भी ऐसे सवाल सही होने चाहिए, नींद में भी ऐसे सवाल सही होने चाहिए अगर आपने सिर्फ ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना हुआ है लेक्चर बाय लेक्चर। कितना भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा एग्जाम में लगना चाहिए आप सभी लोगों से। कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हो गए इस पे बोलो। तो अगर इसमें ऑप्शन बाय ऑप्शन देखने की कोशिश करें तो बताइए P है 5x3, इसकी रैंक कितनी आ सकती है? आप बोलोगे सर इसकी रैंक होगी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ 5,3, ये इसकी रैंक होगी। यानी कि जो इसकी मैक्सिमम रैंक आ सकती होगी वो 3 आ सकती होगी, है ना। रैंक ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू 3 आ सकती होगी। अगर इसकी मैक्सिमम रैंक 3 आ सकती होगी तो मैक्सिमम 3 ही लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड कॉलम्स हम अफोर्ड कर सकते होंगे इसमें। यहाँ पर देखो इसकी रैंक बताओ कितनी आ सकती होगी, रैंक ऑफ आर ये आपका होगा लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ 4,5, है ना।
तो जो रैंक ऑफ आर हो जाएगी वो होगी लेस देन और इक्वल टू 4। अगर इसकी रैंक मैक्सिमम 4 हो सकती है तो क्या इसमें मैक्सिमम 4 ही तो लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड कॉलम्स हो सकते हैं? मैक्सिमम की बात कर रहा था, तो मैक्सिमम तो 4 ही हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींद में लगने चाहिए सारे के सारे सवाल, कोई भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट देख के घबराना नहीं है कहीं पे भी। कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। कोई भी कंसेप्ट कितना स्ट्रांग है ये इस बात से साबित होता है कि आप कितने सवाल लगा पाते हो। सवाल लग रहे हैं इसका मतलब वो कंसेप्ट सही चल रहा है अपना, ठीक है। एक मैट्रिक्स आपको दे रखा है ए 4x4 का, बोल रखा है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3, ठीक है। एमएसक्यू क्वेश्चन, पहला ऑप्शन रैंक सॉरी A has one linearly dependent row and column. B option, adjoint of A has one linearly independent row and column. C option, A inverse has one linearly dependent row and column. D option, A into A conjugate has 3 linearly independent row and column. चलो पढ़ो, सोचो, समझो, दिमाग लगाओ, सही आंसर बताओ। एक 4x4 का मैट्रिक्स है, इसकी रैंक 3 है। बोल रहा है ए में एक लीनियरली डिपेंडेंट रो और एक लीनियरली डिपेंडेंट कॉलम है। एडजॉइंट ऑफ ए में एक लीनियरली इंडिपेंडेंट रो और लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम है। ए इनवर्स ए इंटू ए ट्रांजुगेट की बात कर रहा है। ए बी डिविलियर्स, ऑल ट्रू जो लोग बोल रहे हैं भाई, जो लोग ऑल ट्रू बोल रहे हैं जरा बताना ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इसमें? अगर मैट्रिक्स 4x4 की और उसका रैंक 3 है तो 4x4 का डिटरमिनेंट तो जीरो हो गया ना भाई, हाईएस्ट ऑर्डर माइनस 4x4 का जीरो हो गया, तो ए इनवर्स कैसे एग्जिस्ट कर जाएगा यार? क्या बात कर रहे हो इतना समझाने के बाद भी? थोड़ा तो दिमाग लगाओ। नहीं लग रहा दिमाग? देखो बड़ी खुशी हुई मुझे, ज़्यादातर लोगों ने ए बी डी आंसर दिया, एक आधे लोगों से सिली मिस्टेक हुई, बट बड़ी खुशी हुई कि ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, जहां पर आपने रैंक की प्रॉपर्टी को लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट से रिलेट कर दिया। इसका मतलब आप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को फोड़ सकते हो, कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। फंसोगे नहीं, ये नहीं कि आप हवा में प्रॉपर्टी पढ़ के गए उसके बाद वहां पे जाके सब कुछ हवा हवाई हो गया। बताओ इसकी रैंक 3 है, 3 का मतलब 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट रो हो गई और 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम हो गया, ठीक है। ए आपका था 4x4 का मैट्रिक्स, तो जो ए की रैंक थी वो थी 3, मतलब कि n-1। तो एडजॉइंट ऑफ ए की रैंक कोई मुझे बता सकता है कितनी हो जाएगी? एडजॉइंट ऑफ ए की रैंक हो जाएगी 1, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए की अगर रैंक 1 है तो उसमें एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट रो होगी और एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम होगा। रैंक का मतलब होता है कि रैंक का मतलब होता है कि उसमें कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हैं और कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं, है ना। तो अगर एडजॉइंट ऑफ ए का रैंक 1 है तो उसमें एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट रो और एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम है, मतलब बी ऑप्शन तो ऐसे ही फोड़ दिया आपने, ए ऑप्शन वैसे ही क्लियर है। रैंक 3 है तो 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट, एक लीनियरली डिपेंडेंट, ए इनवर्स का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? 4x4 का मैट्रिक्स रैंक 3 है, डिटरमिनेंट 0 होने से कोई रोक नहीं सकता, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए इंटू ए की पावर थीटा कुछ भी यहाँ पे लिखा होता, इसकी रैंक ऑब्वियसली हमेशा कितने आने वाली है? जितनी ए की रैंक होती है। ए की रैंक कितनी थी? 3, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका सही है। कितने लोगों ने स्मूथली इस क्वेश्चन को लगा लिया था? बताओ यार जल्दी। क्लियर हो रहा है ये सारी की सारी बातें?
तो यार देखो वो ज़माना गया जहाँ पे मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स करके या मैथमेटिक्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ के आप 13 में से 13 ला सकते हो, 13 में से 7 ले आओगे, 6 ले आओगे, समझ गए। बट 13 में से 13 लाने हैं तो हर एक चीज़ को लिंक करना पड़ेगा कि भाई पिछला जो कंसेप्ट था वो अगले कंसेप्ट से कैसे लिंक हो रहा है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पहले पढ़ लो और रैंक की कैलकुलेशन बाद में सीखो, है ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। ओके, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? चलो आगे बढ़ा जाए। डी ऑप्शन इसका क्लियर नहीं है भाई, वो रैंक की क्लास करो, रैंक की क्लास में आप लोग एब्सेंट हो, जिनका डी ऑप्शन क्लियर नहीं हो रहा है या फिर जो बी ऑप्शन नहीं समझ पा रहे हैं, आप एक बार रैंक की क्लास को रिवाइज करिए। आप रैंक की क्लास में एब्सेंट थे, इस वजह से आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। सारी प्रॉपर्टीज अभी कल की क्लास में डिस्कस करिए यार, सब कुछ बताया कल की क्लास में। हाँ पेपर देखो बहुत आसान आ जाए तो बात अलग है, पेपर बहुत आसान आ जाए तो ला सकते हो क्रैश कोर्स से भी। एक्चुअली वो फुली मतलब आप मान सकते हो कि वो 70% फुल कोर्स ही था यार, वो क्रैश तो नहीं था। बट हाँ अब उसमें ये सारे सवाल नहीं डिस्कस हुए थे क्योंकि क्रैश कोर्स में बहुत चीज़ें नहीं डिस्कस हो पाती हैं, ऑब्वियस सी बात है, समझे। ये आपको फुल कोर्स में ही मिलेंगे ये सारे के सारे कंसेप्ट, ये सारी चीज़ें। ओके, चलो तो अब अगर यहाँ तक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है, तो आपको आज की क्लास का आखिरी कंसेप्ट सिखाता हूँ, नलिटी। तैयार हो सीखने के लिए? पानी तो पी लो यार। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं? थक जाते हैं मतलब पढ़ने का मन तो करता है, अंदर से आवाज़ आती है कि सर पढ़ने का मन करता है, मगर थक जाते हैं सर। कितने लोग ऐसे हैं? पानी खत्म हो गया भाई, पीने को बोला था, नहाने को नहीं, समझे। नहाने निकल गए तुम। थक जाते हो सब लोग। तो उसके मैं आपको 4 रीजंस बताता हूँ, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मैं खुद इसी प्रॉब्लम से काफ़ी टाइम से जूझ रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से शायद आप लोग भी शायद। देखिए अगर आप टायर्ड हो जाते हैं ना, जनरली देखो यार उसके 2 रीजंस होते हैं जनरली, ठीक है। एक होता है साइकोलॉजिकल रीज़न, ठीक है, एक होता है साइकोलॉजिकल रीज़न और एक होता है फिजिकल रीज़न, ठीक है। फिजिकल रीज़न, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपके पास कोई साइकोलॉजिकल रीज़न नहीं होंगे, है ना। साइकोलॉजिकल रीज़न जनरली तब आएंगे जब आपकी शादी वादी हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो होगी नहीं जहाँ तक मुझे लगता है, मान लो गलती से हो भी गई तो फिर यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस है। कुछ लोगों के साथ हो सकता है जेन्युइनली हो भाई साइकोलॉजिकल रीजंस, ऐसे माहौल में रहते हो जहाँ पे आप किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से जूझ रहे हो, जैसे कि कोई ओवर थिंकिंग करता है, किसी को किसी चीज़ का स्ट्रेस है, कोई सोच रहा है कि मेरा क्या होगा फ्यूचर में, फला फला फला, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो ब्ला ब्ला ब्ला। तो जो भी ये साइकोलॉजिकल, इसका तो यार मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ये तो कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है, कोई साइकेट्रिस्ट हो, वो आपकी कंडीशन समझ के आपको समझाएगा कि हाँ भाई क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, वॉट एवर। बट आजकल ना एक बड़ा कॉमन रीज़न है, मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ यार। वैसे मैं इस पर सोच रहा था एक शॉर्ट बना देता, बट शॉर्ट के नीचे आप लोग ये कमेंट करके जाते हो कि सर ये हम पहले ही सुन चुके हैं, तो मैंने सोचा आपको ऐसे ही बता देता हूँ। फिजिकल में देखो क्या क्या होता है। सबसे पहली चीज़ तो ना सनलाइट, है ना। हम लोग सनलाइट में बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं होते हैं, तो आप में से ना 90% लोगों का विटामिन डी ना बहुत कम होगा। जब विटामिन डी बॉडी में कम हो जाता है ना, तो उससे क्या होता है कि एक तो हमारी बॉडी जल्दी थक जाती है, और जब बॉडी जल्दी थक जाती है ना, तो दिमाग भी कहीं ना कहीं गिव अप कर देता है और बोलता है कि भाई छोड़ो इसको, जाने दो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है, विटामिन बी 12, है ना। जो लोग देखो नॉनवेज वगैरह दबा के खाते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जनरली जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनका ये कम होता है। और बी 12 जो आपका होता है ना, बी 12 ये सबसे बड़ा कारक होता है कि आपका दिमाग कितना एक्टिव है। अगर अगर बी 12 कम है तो ना आपका दिमाग जल्दी थक जाएगा, मतलब सोच नहीं पाएगा ज़्यादा देर तक। कंसेप्चुअल क्वेश्चन में जो लोग
जैसे देखो पहले 150-60 लोग थे ना, जो 10-20 लोग ये क्वेश्चन छोड़ के चले गए ना, उनको मैं लिख के दे सकता हूँ उनका विटामिन B12 कम है, जाके टेस्ट करवा लेना। क्योंकि आपने ये क्वेश्चन देखा, पढ़ा, 2-3 लाइन पढ़ा, कुछ दिमाग में समझ में आ रहा है सर ए इनवर्स एडजॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, चलो छोड़ो चलते हैं, आप जाके इसका टेस्ट करो, आपका कम निकलेगा, इसकी दवा लेना शुरू कर दो। उपाय भी बता रहा हूँ। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन जनरली फीमेल्स में, मेल्स में भी ऐसा कुछ नहीं, बहुत हाई होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन इन द सेंस की आयरन, मतलब कि आपकी बॉडी में जो हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है ना, वो कितना अच्छी तरीके से हर एक पार्ट में ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन को कितने अच्छे से वो कैरी कर रहा है। तो हीमोग्लोबिन जनरली ये 3 पार्ट होते हैं, और चौथा पार्ट होता है भाई डिहाइड्रेशन, ठीक है। ये जनरली मैं बता रहा हूँ जो मैंने फेस किया अपने स्टूडेंट लाइफ में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। ये मुझे लगता है ये 4 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपका मन होते हुए भी, आपका मन होता है पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा और मन लगा के पढ़ूंगा, आज 8 घंटे का शेड्यूल बना लेता हूँ, 2 घंटे में थक जाते हो। उसका रीज़न होता है क्योंकि ना आपकी बॉडी अंदर से फिट नहीं है। तो सनलाइट के लिए सबसे पहले तो सूरज की रोशनी में बैठो, कब? सुबह वाली सूरज की रोशनी में, समझे? ये 12 बजे सो के उठ के और जाके बैठोगे भाई, तो ऊपर से यूवी रेज आ जाएंगे, समझे? तो सनलाइट, और अगर नहीं होता है तो डॉक्टर को दिखा के कोई विटामिन डी ले सकते हो। विटामिन B12 तो यार नॉनवेज नहीं खाते हो तो कोई कोई सप्लीमेंट आपको लेना पड़ेगा, ये भी डॉक्टर को दिखा के ही लेना है। हीमोग्लोबिन का टेस्ट के बाद ही आपको पता चलेगा, कुछ ना कुछ आपको देगा डॉक्टर। और डिहाइड्रेशन के लिए आप सभी लोग हाइड्रेटेड रहो, सिर्फ पानी नहीं, पानी में कुछ और भी मिला के पियो। कुछ और का मतलब, कुछ और का मतलब जैसे कि कोई ग्लूकॉन डी हो गया, कोई इलेक्ट्रॉल हो गया, बशर्ते आपको डायबिटीज़ वगैरह नहीं है, या कोई जूस हो गया, वॉट एवर। ये नहीं कि सर पानी में थोड़ा सा स्मॉल स्मॉल मिलाते हैं, उससे भाई बॉडी और डिहाइड्रेट हो जाएगी, समझे? तो अगर आप कुछ और मिला लोगे पानी में तो वो और डिहाइड्रेट कर देती है आपकी बॉडी को, ओके। हाँ, ORS वॉट एवर, तो समझ गए ना? तो आप सभी लोग ना जब भी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करो तो ये 4 चीज़ें अपनी बॉडी में ज़रूर चेक करवा लो, ठीक है। 200-300 रुपये में टेस्ट हो जाता है बॉडी का, तो 200-300 रुपये में टेस्ट करवा लो बुला के किसी को, इसमें से जो कम हो उसकी भरपूर भरपूर पूर्ति कर लो, तो आप देखोगे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, समझे? आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, समझे? अरे समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सिर्फ उतनी बात समझ में आती है जितनी काम की होती है। 30 ml सबको समझ में आ गया, क्वार्टर समझ में आ गया, इतने काम की चीज़ बता रहा हूँ, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। ठीक है, पक्का? परफेक्ट है ना? तो सब लोग करवा लो भाई, जो थकान की समस्या से जूझ रहे हैं, जिनकी प्रोडक्टिविटी कम है, जिनको लगता है कि सर मैं ज़्यादा हासिल करना चाहता हूँ, एक दिन में बहुत ज़्यादा कुछ लाइफ में अचीव करना चाहता हूँ, बट शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो भाई साहब ये ज़रूर चेक करिए। बाकी यार ये तो मुझे नहीं लगता आपके साथ होगा, रीज़न मैंने बता दिया, जनरली शादी के बाद होता है, वो आप लोगों की होने से रही। तो इससे तो मुक्त रहोगे। चलो एक लास्ट कंसेप्ट पढ़ लें, नलिटी। आ जाओ एक लास्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, नलिटी का। नलिटी के बारे में शायद हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, है ना? नलिटी के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। एक एक अभिनन सोनी पूछ रहे हैं कि सर, अभिन्न सोनी पूछ रहे हैं कि सर मैं नॉनवेज खाने लगूं क्या सर? यार ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, बस ये कि उसको कुक करके खाना, ठीक है, तभी विटामिन B12 मिलेगा। जिंदा निपटा जाओगे किसी चीज़ को तो भाई नहीं मिलेगा, तो उसको अच्छे से कुक कर लेना बढ़िया तरीके से, फिर खाना। चलो, नलिटी क्या होता है ज़रा बताओ? क्या नलिटी हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम अपने किसी भी मैट्रिक्स को रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो उसमें जितने नंबर ऑफ जीरो रोज आते हैं वही नलिटी होती है? तो आप बोलोगे सर ये डेफिनेशन तो हमको पहले से क्लियर है, इसमें कोई नई बात हमारे लिए है नहीं। बोलिए कितने लोगों को ये डेफिनेशन पहले से क्लियर है? क्लियर है पहले से ये डेफिनेशन सबको? चलो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट का टॉपिक है, ठीक है, खत्म हो रहा है, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। केस 1, सिंपल सी चीज़ बस आप मुझे देख के बताइए, अगर ये कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, अगर आपका ये M×N का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो बताइए अगर मैं इसकी रैंक को और इसकी नलिटी को जोड़ दूं तो क्या ये नंबर ऑफ रोज के बराबर आ जाएगा? बोलो हाँ या ना भाई। रैंक हो या नलिटी हो, वो सारे के सारे नंबर ऑफ रोज पे डिपेंडेंट है ना, नंबर ऑफ रोज पे ही तो डिपेंडेंट है कि आपने रो एचलॉन में कन्वर्ट करा, रो एचलॉन में कन्वर्ट करने के बाद आप रोज गिन रहे हो कि कितने नॉन जीरो रोज हैं, वो रैंक, कितने जीरो रोज हैं वो नलिटी, दोनों को जोड़ा तो रो के बराबर आ गया। विच मीन्स कि किसी भी मैट्रिक्स में,
चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो चाहे वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो, एक जनरलाइज स्टेटमेंट आप हमेशा दे सकते हो कि अगर उस मैट्रिक्स को आपने रो एचलॉन में कन्वर्ट कर दिया, देखिए रैंक और नलिटी की बात ही रो एचलॉन में कन्वर्जन के बाद होती है ना। तो अगर आपने उसको रो एचलॉन में कन्वर्ट करके उसकी नलिटी को और रैंक को जोड़ा, आपस में जोड़ा अगर आपने, तो क्या वो हमेशा आपको नंबर ऑफ रोज मतलब m के बराबर मिलेगा, बिकॉज ऑर्डर इज m क्रॉस n। समझ गए? ठीक है, बाकी रैंक का ये रिलेशन तो आप लोग जानते हो, इसमें कोई नई बात है नहीं, इसको मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, ये तो इसका तो कोई मतलब नहीं यहाँ पे, ये तो हमें पहले से ही पता है। ओके, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, चलो अब इसी चीज को आप स्क्वायर मैट्रिक्स में बता दो। अच्छा, इसका आंसर बता दो यार। एक क्वेश्चन है छोटा सा सिंपल सा, जल्दी से सभी लोग आंसर बताओ क्या आएगा। पूछ रहा है ए इज अ 4x3 मैट्रिक्स जिसकी रैंक 2 है, तो इसकी नलिटी बता दो कितनी हो जाएगी। बताओ आंसर। अरे भाई रैंक 2 दे रखी है तो नलिटी अभी अभी बताया ना। आप यहाँ पे क्या करोगे, इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी और इसकी जो नलिटी होगी वो नंबर ऑफ रोज के बराबर होगी ना, 4। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, r क्रॉस c। तो यहाँ से जो नलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करोगे वो तो 2 मिल जाएगी ना यार, सिंपल सी बात है। 1 कैसे बता रहे हो आप लोग, है ना? 4 रोज है ना इसमें, तो भाई 4 रोज है इसमें, तो अगर आप रैंक को और नलिटी को आपस में जोड़ोगे तो नंबर ऑफ रोज के बराबर आ जाएगी ना। ठीक है, चलो एक बार स्क्वायर के केस में देख लेते हैं। स्क्वायर के केस में भी बहुत सिंपल सा एक लॉजिक है। अगर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या यहाँ पे जो रैंक और नलिटी आएगी वो इसके ऑर्डर के बराबर आ जाएगी। अब आप इसको रोज बोलो, कॉलम्स बोलो, ऑर्डर बोलो, भाई ये आपकी मर्जी, आप इसमें क्या बोलना चाहते हो। समझ गए ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करें, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये चीज़ बस एक कंसेप्चुअल, और इसको मैं एक लाइन में आपको याद करवा देता हूँ, बट पहले उसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, जरा आप मुझे बताइए सोच समझ के, अगर किसी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है ना, सपोज 3x3 का हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमने उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया, तो बताइए क्या उसकी रैंक पक्की बात है 3 आने वाली। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 का है और उसका डिटर्मिनेंट ही नॉन जीरो आ गया, मतलब कि उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर था वो नॉन जीरो आ गया, तो क्या पक्की बात उसकी रैंक 3 आएगी। अगर उसकी रैंक 3 है तो हमने अगर उसको रो एचलॉन में कन्वर्ट किया तो क्या उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज भी 3 रहेंगे। अगर हमने किसी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तभी डिटर्मिनेंट की चर्चा हो रही, तो हमने किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया, 3x3 का एग्जांपल सोचिए, तो उसकी रैंक 3 आ जाएगी। उसकी रैंक अगर 3 आ गई और हम अगर उसको रो एचलॉन में कन्वर्ट करें तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 हमेशा रहेगी, यानी कि क्या उस केस में उसकी नलिटी हमेशा 0 आ जाएगी। तो हमेशा याद रखिएगा, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डिटर्मिनेंट और नलिटी होते हैं वो ऑपोजिट रिलेशन को फॉलो करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो नलिटी नॉन जीरो रहेगी। अगर 3x3 का डिटर्मिनेंट 0 हुआ मतलब उसकी रैंक 3 नहीं हो सकती, उसकी रैंक 2 हो सकती है सपोज, या 1 हो सकती है, तो मान लेते हैं उसकी रैंक 2 है, तो मतलब आप जब उसको रो एचलॉन में कन्वर्ट करोगे तो उसमें 2 नॉन जीरो रोज रहेंगी और एक जीरो रो रहेगी, है ना, यानी कि उसकी नलिटी 1 हो जाएगी। तो सिंपली आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो नलिटी नॉन जीरो होगी, और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है तो नलिटी 0 होगी। रिलेट कर लेंगे, ऑपोजिट रिलेशन फॉलो करेंगे, यही यहाँ पर कंक्लूजन लिखा हुआ है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, तो इस पे 2-3 बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए। ओके, एक मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ, एक मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ, पहले ये देख लो, इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछो। ये लास्ट टॉपिक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। आज स्पेशल क्लास का टाइम 8 बजे दिया हुआ है, मैं कोशिश करूंगा 8 बजे लेने की, बट मुझे एक छोटा सा काम है, अगर सपोज मैं 8 बजे नहीं ले पाता हूँ तो वो 10 बजे होगी। ठीक है, ओके, बस एक क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में बोला गया है ए जो है वो एक 5x5 का मैट्रिक्स है, ठीक है, नलिटी दे रखा है इसका 0,
नॉन ज़ीरो, ठीक है। ऑप्शन 1 बोल रहा है डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। कल से स्टार्ट करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। इसका जो रैंक होगा इट विल बी लेस देन n। इसका जो थर्ड पार्ट होगा रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए की यहाँ पे बात ही नहीं करेंगे हम लोग। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और चौथे पॉइंट पे बोल रहा है डिटर्मिनेंट हो गया, रैंक रिलेट कर दिया। चौथे पॉइंट में बोल रहा है नलिटी ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ ए इक्वल टू n, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए, बताना कौन कौन सा सही हो जाएगा। n क्रॉस n कर लो उसको, 5 क्रॉस 5 मैंने लिख दिया, 4 लिख दिया था गलती से, उसको आप n क्रॉस n। 4 ऑप्शन दे रखे, पूछ रहा है इसमें से कौन कौन सा सही है। तो इसमें सारे ऑप्शन सही है ना। देखिए नलिटी आपकी नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट जीरो होगा, डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो रैंक कभी n नहीं हो सकता, डिटर्मिनेंट जीरो है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये तो खैर यूनिवर्सल ट्रूथ है, नलिटी और रैंक को जोड़ोगे नंबर ऑफ रोज के बराबर आ जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में वो ऑर्डर के बराबर होगा, या फिर आप उसको बोल सकते हो कॉलम के बराबर भी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि आज की क्लास काफ़ी थोड़ी सी कंसेप्चुअल थी, थोड़ा सा एक रैंक का आप लोगों को एप्लीकेशन देखने को मिला। हालांकि हम लोग वेक्टर की बात नहीं कर पाए, वेक्टर्स तक हम लोग पहुंचना चाहते थे, बट अगेन हम लोगों ने एटलीस्ट रैंक से किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स की लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट होने की चर्चा सेटिस्फैक्ट्री तरीके से कर ली। इसको अच्छे से रिवाइज करना, इसको दिमाग में थोड़ा सा एब्जॉर्ब करना, और कल की क्लास में फिर इसके आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एंड स्पेशल क्लास वैसे 8 बजे है, मैं कोशिश करता हूँ 8 बजे लेने की, बाय द वे नहीं हो पाती है तो वो 10 बजे होगी, रीशेड्यूल होगी 10 बजे, ठीक है। चलो वेक्टर्स की चर्चा भी हम लोग करेंगे, और काफ़ी सारे लोगों ने आंसर दिया। जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं भाई, वो लोग भी कंटिन्यू आपका है, उसमें आपको 3272 पर मंथ पे करना पड़ता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मैंने बोला ना 24 पे आपको 4 एक्स्ट्रा, 12 पे आपको 3 एक्स्ट्रा मिल रहा है, PYQ की बुक, प्रिंटेड नोट्स, और उसके साथ साथ आप सभी लोगों को मिल रही है यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ऑफरिंग भी, ठीक है। बाकी यार अगर आप में से कोई इनको अवेल करना चाहता हो तो जीरो कॉस्ट EMI अवेलेबल होती है, आप ले सकते हो, ठीक है। कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता, मंथली EMI में आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हो। और आज के इस सेशन में इतना ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो सेशन था वो आप लोगों ने काफ़ी समझा होगा, उसको थोड़ा फील किया होगा। फील करने के साथ साथ आप सभी लोगों ने जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वहाँ से रैंक को रिलेट किया होगा। अब कल की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि रैंक का अगला एप्लीकेशन क्या हो सकता है। कल आप लोगों को बड़ी हैरानी होगी ये जान के कि भाई रैंक की कैलकुलेशन से आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में बता सकते हो, जो कि हम लोगों ने सबसे पहली क्लास में डिस्कस किया था। तो कल उसका भी खुलासा होके रहेगा, ठीक है। पिछले वाले टेस्ट का जो स्कॉलरशिप टेस्ट था मेरे ख्याल से वो आपको मेल पे ही आपसे कम्युनिकेशन उसका हो जाएगा, ठीक है। तो मेल पे आपके पास पहुंच जाएगा। अब यार वो तो डिफरेंट टीम करती है मेरे ख्याल से, इतना आप लोग भी जानते होंगे, ठीक है। ओके 9 बजे से नेगी सर की अगर क्लास है तो आप उसको रिकॉर्डेड में देख लेना, है ना, रिकॉर्डेड में देख लेना। मैं ट्राई करता हूँ 8 बजे ही लेने का, बाय द वे नहीं ले पाता हूँ तो मैं आप 10 बजे वो सेशन लूँगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, और मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। और मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइव नहीं आओगे तो भाई मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे कंटिन्यू करना, क्योंकि जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट चल रहा है आप सभी लोगों के लिए इस चैनल पे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वो बड़ी मुश्किल से बड़ा लड़ झगड़ के उसको मैंने यहाँ पे स्टार्ट करवाया। तो अगर आपकी अटेंडेंस नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं मैं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाऊंगा कि भाई ये सब्जेक्ट क्यों एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट चलना चाहिए जब करने वाला खुद इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करो कि लाइव आ पाओ, और इसमें इस बात का हवाला नहीं दे सकते हो कि आप बहुत बिजी हो, क्योंकि मुझसे ज़्यादा बिजी नहीं होगे। मैं आता हूँ तो आप लोग भी आइए, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।